ईटी नाउ स्वदेश एसबीआई लाइव स्टूडियो में है आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। और भारतीय बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र अच्छी शुरुआत होती हुई दिखी है। मंथली एक्सपायरी कल है, उससे ठीक पहले आज बाजार में इतना मोमेंटम। आइए सबसे पहले क्लोजिंग कॉल में आपके लिए हम क्या कुछ लेकर आने वाले हैं वो आपको बता देते हैं और उसके बाद एक एक कर सारे के सारे एलिमेंट्स आपके सामने रखे जाएंगे। एफएनओ मार्केट चेक 2:05 पर स्ट्रैटेजी बताएंगे। इस वक्त बाजार दिन के उच्चतम स्तर पर है, लेकिन यहां से आगे रणनीति क्या होनी चाहिए आपकी बताने की कोशिश होगी इस मार्केट चेक में। 2:10 पर क्लोजिंग ट्रेड्स हमारे एक्सपर्ट की तरफ से उनके स्टॉक स्पेसिफिक रेकमेंडेशन आपके सामने रखे जाएंगे। 2:40 पर ऑप्शन के चैंपियन में ऑप्शन का एक दमदार ट्रेड आपको बताएंगे। वहीं मार्केट्स एट 3 में एक्सचेंजेस पर जो ढेर सारी खबरें हैं, इनमें से इंपॉर्टेंट सेट ऑफ न्यूज फ्लोज आपको बताए जाएंगे। बीटीएसटी एसटीबीटी स्टॉक्स भी आपके लिए लाने की कोशिश होगी और इवेंट्स, ट्रिगर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन भी आपको हम बताएंगे। रिजल्ट सीजन में ढेर सारे ट्रिगर्स हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। बाजार की बड़ी बात है इस वक्त आपके स्क्रीन पर। ऊपरी स्तर के पास बाजार निफ्टी 160 अंक चढ़ा 25,960 के लेवल्स के करीब। 164 अंकों की बढ़त, बढ़िया तेजी के बीच निफ्टी और साथ ही बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं दिन की शुरुआत से ही जो तेजी का मोमेंटम है वो बिल्कुल कायम है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें 350 अंकों की बढ़त वहां पर भी देखने को मिली है। 58,067 के लेवल्स के इर्द गिर्द यहां पर ट्रेड करता हुआ बैंक निफ्टी। ब्रॉडर मार्केट्स में भी इसी तरह का एक्शन है, अच्छी खासी मजबूती। एसबीआई जैसे स्टॉक लाइफ हाई छूते हुए हम देख रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी है, रफ्तार लगातार कायम है। इंडेक्स करीब 1.5% चढ़ा है। रियल एस्टेट मेजर्स और छोटी मझौली रियल एस्टेट कंपनियां भी अच्छी खासी मजबूती के बीच कामकाज कर रही है। न्यू एज शेयरों में भी आज अच्छी तेजी है। पीबी फिनटेक करीब 3% की मजबूती दिखाते हुए। न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, फूड डिलीवरी स्पेस, ये सारे स्टॉक्स अच्छे खासे मोमेंटम के बीच आज कामकाज कर रहे हैं। और मेटल्स की चमक आज हिंडाल्को और जिंदाल स्टील में मजबूती के तौर पर रिफ्लेक्ट होती हुई। निफ्टी मेटल इंडेक्स में करीब 100 अंकों की बढ़त, सेक्टर में भी चमक और रिलेटेड इक्विटी स्क्रिप्ट्स में भी अच्छी खासी मजबूती नजर आ रही है। तो शानदार तेजी है बाजार में। निफ्टी है करीब 150 अंकों पर और निफ्टी बैंक की बात करें तो 350 अंकों के आसपास की तेजी है। ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है, लेकिन मोमेंटम अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और निफ्टी हम देख रहे हैं कि 26,000 के आसपास जाने की फिर से कोशिश करता हुआ और निफ्टी बैंक 58,000 के लेवल को अच्छे तरह से होल्ड कर रहा है। लेकिन बाजार में आज का बड़ा एक्शन क्या है, जरा वो समझ लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके शो में आगे हम बढ़ेंगे। पहले ही जानते हैं अभी के बजिंग स्टॉक्स। मानसी बताइए आज कहाँ पर एक्शन ज़्यादा है? ढेर सारा एक्शन बजिंग स्टॉक वाइज न्यूज फ्लो के चलते और रिजल्ट के चलते भी अभिषेक नजर आ रहा है। और जहां जहां पॉजिटिव सेट ऑफ रिजल्ट्स आ रहे हैं उसका एक रिफ्लेक्शन है जो कि स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिला है। हैट्सन एग्रो से शुरुआत करना चाहेंगे। हैट्सन एग्रो में करीब 16% की मजबूती नजर आई। अच्छे खासे रिजल्ट्स कंपनी ने पोस्ट किया। उसके बाद क्वार्टरली स्ट्रॉन्ग नंबर्स का नतीजा जो कि स्टॉक में इस वक्त हम 20% के गेंस के साथ यहाँ कामकाज देख रहे हैं। अच्छे नतीजों का सीजन और रिजल्ट सीजन की शुरुआत भी अच्छी हुई है और वहां से आगे हम देख रहे हैं सेक्टर वाइज जो रिजल्ट्स है वो अच्छे इस वक्त पोस्ट होते हुए दिख रहे हैं और उसी के चलते स्टॉक वाइज मूवमेंट भी नजर आ रही है। हाँ, एफएमसीजी स्पेस है जहां पर थोड़ा बहुत कंसर्न है, लेकिन वहां पर भी स्टोरी जो है वो ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस अंडरटोन जरूर बुलिश नजर आता है। ऑयल रिफाइनर्स आज फोकस में है। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एमआरपीएल, ये तमाम स्टॉक्स में आज हम देख रहे हैं ट्रेंड मजबूती का। करीब 4% के गेंस कुछ तमाम काउंटर्स में जैसे कि एमआरपीएल, एचपीसीएल जैसे स्टॉक्स में नजर आ रहे हैं। आईओसी के स्टॉक प्राइस में भी अच्छी खासी मजबूती इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में भी नजर आ रही है। इसके अलावा न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स अभी हम बता रहे थे आपको, नाइका, पीबी फिनटेक, पेटीएम, इटर्नल, स्विगी, ये सारे न्यू एज स्पेस वाले स्टॉक्स जो है, फूड डिलीवरी काउंटर्स हैं, नई तरह के जो न्यू कह सकते हैं एज और एरा की जो कंपनियां हैं वो भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है। करीब 2%, 2.5% तक के गेंस इन तमाम स्टॉक्स में देखने को मिले हैं। टेलीकॉम स्टॉक्स में भी अच्छा खासा एक्शन है। वोडाफोन आइडिया ऑफ कोर्स यह तो न्यूज़ फ्लो रहा। एजीआर ड्यूज को लेकर जो क्लैरिटी आती हुई दिखी उसके ठीक बाद हम देख रहे हैं स्टॉक में पॉजिटिविटी, करीब 3 से 4% के गेंस
गेन्स हैं। इसके अलावा भारतीय एयरटेल, भारतीय हेक्साकॉम, इंडस टावर जैसे स्टॉक्स भी हैं जहां पर अच्छा खासा एक्शन। इंडस टावर में तो 5% की मजबूती भी ड्यूरिंग द सेशन देखी जा चुकी है, वहां से इस वक्त अभी 3% के गेन्स पर यह कामकाज करता हुआ। हिंडाल्को, टाटा स्टील, मेटल सेक्टर ही शाइन कर रहा है और रिलेटेड लार्जर प्लेयर्स ऑफ मेटल अच्छी मजबूती दिखाते हुए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चेन्नई पेट्रो कंपनी के Q2 के नंबर्स आते हुए दिखे। कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। 57 करोड़ के घाटे के मुकाबले 732 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। आय जो है उसमें भी बढ़त देखने को मिली है। तिमाही आधार पर 14,812 करोड़ से बढ़कर 16,327 करोड़ पर कंपनी की रेवेन्यू पोस्ट होती हुई दिखी है। सो चेन्नई पेट्रो में भी आधे से 1% तक की तेजी। ऑयल रिफाइनर्स भी आज फोकस रेडार पर है। लेकिन ये तो बजिंग स्टॉक्स की बात हुई। इंडेक्स भी बजिंग है आज, अभिषेक। और क्या ज्यादा अच्छी खासी मजबूती आज सुबह निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस थी और अब दोनों ही निफ्टी बैंक निफ्टी मानो एक तरफ आगे बढ़ने की लगातार कोशिश करते हुए, और इसमें ब्रॉडर मार्केट्स भी पीछे नहीं छूटे। बहुत अच्छा माहौल है मानसी। आज ब्रॉडर मार्केट से भी हम देख रहे हैं कि ये संकेत अच्छे हैं, क्योंकि अगर आप मिड कैप को देखेंगे तो 0.8% ऊपर है। स्मॉल कैप इंडेक्स को देखेंगे 0.6% के आसपास की तेजी है। तो आप सही कह रहे हैं कि माहौल अच्छा है। और हमने बार बार कहा है कि ये बाजार देखिए कमजोर नहीं है। शॉर्ट करने की गलती तो कतई ना करें। जो भी जिन्होंने शॉर्ट किए होंगे ना शुक्रवार को, निश्चित तौर पर आज वो फंसे होंगे, थोड़ा हाथ मल रहे होंगे। और हमने कहा है कि बाजार में मोमेंटम पूरी तरह से तेजी का है। बुल मार्केट का बाजार है ये। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और बाय ऑन डिप्स कीजिए, पैसे आपके बनेंगे, अभी भी बन सकते हैं बाय ऑन डिप्स करने पर। और स्ट्रेटजी हमारी उसी पर बिल्कुल कायम है। आज हमने देखा कि निफ्टी 26,000 के रेजिस्टेंस के ऊपर निकलने की कोशिश किया। निफ्टी बैंक को हमने देखा कि 58,000 के रेजिस्टेंस को निफ्टी बैंक ने पार किया। और निफ्टी फार्मा और मीडिया को छोड़ दे, वहां पर हल्की हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग है, क्योंकि चले बहुत है फार्मा स्टॉक्स लगातार 5-6 सत्र की तेजी के बाद थोड़ी थोड़ी कंसोलिडेशन वाले जोन में जा रहे हैं। अदरवाइज सारे के सारे सेक्टर आपको मजबूत दिखाई देंगे। सरकारी बैंक हो गए, रियल एस्टेट हो गया, ऑयल एंड गैस, मेटल, ये तमाम शेयर अच्छी रफ्तार से चल रहे हैं। और ग्लोबल बाजारों से जो सपोर्ट है वो भी काफी अच्छा निकल के आ रहा है। डाउ और नेस्डेक फ्यूचर दोनों में इस वक्त करीब करीब 275 अंकों के आसपास की तेजी है। नेस्डेक में प्रतिशत के लिहाज से आपको तेजी ज्यादा दिखाई देगी। और यूरोप में जो शुरुआत हुई है वो अच्छी नोट पर हुई है। डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट भी आया है चाइना के साथ ट्रेड डील को लेकर, और उनकी बैठक होने वाली है शी जिनपिंग के साथ साउथ कोरिया में एपेक्स समिट के दौरान। और माना ये जा रहा है कि एक बढ़िया ट्रेड डील स्ट्राइक हो सकती है। और उसके संकेत वहां के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी यानी कि अमेरिका के जो वित्त मंत्री हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने दे दिए थे और कहा था कि ये 100% जो अतिरिक्त टैरिफ लगाया था हमने चाइना पर 1 नवंबर से जो ऐलान किया था वो अभी ऑफ द टेबल है। तो ये ट्रेड वाली जो चीजें हैं ना, ये थोड़ा सा सपोर्ट कर रही है बाजार को। अगर चीन के साथ ट्रेड डील होती है तो निश्चित तौर पर भारत के साथ भी हम उम्मीद करके चल सकते हैं कि एक बेहतर ट्रेड डील की उम्मीद बंध जाएगी। निफ्टी में मेरा मानना है कि शॉर्ट कवरिंग मान लीजिए अगर और बढ़ती है यहां से तो बाजार को और सहारा भी मिलेगा। आज एफआईज के डेटा मैं काफी कीनली वॉच करूंगा शाम को कि किस तरह के आंकड़े निकल के आते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग होल्डिंग है वो बढ़ के अब 25% के आसपास पहुंच गई है। तो शॉर्ट्स कम कर रहे हैं एफआईज। अभी उनकी तरफ से एक्चुअल बाइंग ज्यादा आ नहीं रही है। वो शॉर्ट्स पहले कटेंगे, फिर एक्चुअल बाइंग आएगी और बाजार को निश्चित तौर पर थोड़ा और सपोर्ट मिलेगा। आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज देखिए माहौल बड़ा अच्छा बना था। गिफ्ट निफ्टी जो इंडिकेट कर रहा था, हालांकि बाजार खुला 40-50 अंकों पर, हमने कहा भी था कि अच्छा है बाजार थोड़ा कम गेंद के साथ खुल रहा है क्योंकि आपको एक्चुअल स्क्रीन पर मौका बन जाएगा। और एग्जैक्टली आज वही हुआ भी। निफ्टी में हमने देखा कि लगभग 150 पौने 200 पॉइंट के आसपास तक की तेजी हो गई थी। मेरा मानना है कि 25,800 से लेकर 25,900 की रेंज में अगर निफ्टी मिलता है तो आपको बाइंग करनी चाहिए। फ्रेश बाइंग आप कर सकते हैं, शॉर्ट नहीं करिए। जो भी बाइंग आए उसका आप गिरावट पर खरीदारी के लिए इस्तेमाल कीजिए। अब यहां से जो सत्र बचा है करीब करीब 1 घंटे 20 मिनट के आसपास का, मेरा मानना है कि निफ्टी के लिए 25,800 एक अहम सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। और 26,000 से लेकर 26,100 ये एक रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा निफ्टी के लिए। निफ्टी बैंक की बात करें तो आज बढ़िया मोमेंटम है। कोटक बैंक को अगर हम छोड़ दें तो क्या सरकारी क्या प्राइवेट अच्छी तेजी पर कारोबार कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक का शेयर 1,000 रुपए के ऊपर चला गया है। एसबीआई की बात करें 900 रुपए के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है एसबीआई। और 2 सत्र में जो 900 पॉइंट की जो प्रॉफिट टेकिंग आई थी, आज उसके भरपाई होने की कोशिश हो रही है। बढ़िया मोमेंटम आज हमें दिख रहा है। मेरा मानना है कि इंट्राडे में बहुत नजदीक का ही सपोर्ट है 57,800 का, यहां से रफली अराउंड 250 पॉइंट नीचे का। और मेरा मानना है कि 58,200 पर हो सकता है कि निफ्टी बैंक थोड़ा सा अटके। बचा हुआ जो सत्र है ये प्योरली
अगले एक सवा घंटे के की मैं रेंज बता रहा हूँ। 57,500 तक मान लीजिए रिट्रेस करके निफ्टी बैंक अगर फिर से आता है तो आपके लिए एक अच्छी एंट्री की अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। जो अब तक साइडलाइन पर बैठे हैं, जिन्होंने बाजार में पार्टिसिपेट किया नहीं है, स्ट्रांग है ये मार्केट, इसमें कोई दो राय नहीं। और निफ्टी बैंक को भी शॉर्ट नहीं करना है, बाय ऑन डिप्स करना है। गिरावट पर खरीदारी की अच्छी अपॉर्चुनिटी बाजार में बन जाएगी। और वही होते हुए आज हमने पूरे दिन के दौरान भी देखा है। चलिए, तो बिल्कुल पॉजिटिव कन्विक्शन, और ये पॉजिटिव कन्विक्शन के साथ ही बाजार में कामकाज होता दिखेगा। यहाँ से अगर कोई गिरावट भी दिख जाए तो मार्केट का टेक्सचर अंडरटोन बुलिश है, गिरावट को भी खरीदारी का मौका समझकर चले। इंडेक्सेस पर ये राय, बजिंग स्टॉक्स आपको बताएं और साथ साथ हेडलाइंस के जरिए क्या कुछ इस वक्त ट्रेंड कर रहा है, ये सब आपने जाना। लेकिन यहाँ से आगे अब ट्रेडिंग आइडियाज, ये सब कुछ देखते हुए आपके लिए किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स आपके फोकस रेडार पर होने चाहिए, ये बताने के लिए एक हमारी एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निर्मल बैंक से स्वाति होतकर हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। बताइए मार्केट पर आपका आउटलुक, और साथ ही फिर आगे आपसे क्लोजिंग ट्रेड्स भी समझेंगे। Yes, first of all, good afternoon. Definitely view पॉजिटिव है बिकॉज ऑफ जिस हिसाब से हम रैली देख रहे हैं आज ओपनिंग के बाद भी काफी स्ट्रांगली इंटैक्ट रखा है। 25,800, 25,700 काफी स्ट्रांगली सपोर्ट्स रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि निफ्टी में अपसाइड रैली ये कंटिन्यू हो सकती है टुवर्ड्स 26,400, 26,500, वहां तक ये मोमेंटम रैली कैचअप कर सकती है। बैंक निफ्टी की बात करो तो डेफिनेटली लास्ट 2-3 दिन से हम दोनों इंडाइसेस पे सेलिंग प्रेशर देखा है, बट ये भी हम लोग ने नोटिस किए कि एक काफी अच्छे सपोर्ट फॉर्मेशन हुए हैं, वहां से एक ट्रेंड रिवर्सल हमें नजर आ रहा है। 57,500 काफी क्रूशियल सपोर्ट्स लेवल है, जब तक वो इंटैक्ट है तब तक व्यू पॉजिटिव रहेगा। एंड आई बिलीव कि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है, वापस 58,800 के लेवल स्टच, वहां तक ये रैली कंटिन्यू हो सकती है, न्यू हाइस हमें देखने मिल सकते हैं। तो दोनों इंडाइसेस में मेरे व्यू पॉजिटिव है। अगर कोई भी डेप्थ आता है 100-200 पॉइंट्स का भी, दैट शुड बी यूटिलाइज टू टेक बाइंग पोजीशंस इन द क्वालिटी काउंटर्स। तो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है। और आज के लिए मैं 2 बाय कॉल्स देना चाहूंगी। पहला मेरा बाय कॉल है टाटा कंज्यूमर्स। टाटा कंज्यूमर्स की बात करो तो वीकली चार्ट पे इसके फॉर्मेशंस काफी स्ट्रॉन्ग है। एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशंस का ब्रेकआउट्स है, एंड ऑल्सो द इंटरेस्टिंग फैक्ट कि इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर वेल प्लेस्ड है एंड अपवर्ड रेसिंग चैनल में चल रहा है। 1170 के आसपास ये पर्टिकुलर स्टॉक अभी चल रहा है। आई बिलीव कि 1145 के एक स्टॉप लॉस प्लेस करना चाहिए, एंड अपसाइड में एटलीस्ट टारगेट 1240, 1250 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। सेकेंड पिक है भारत फोर्ज पे। भारत फोर्ज एक काफी इंटरेस्टिंग सेटअप है मानसी। इसमें अगर हम लास्ट कुछ सालों का डेटा देखोगे तो इसमें काफी एक सेल ऑफ रैली हम लोग ने देखी थी, एंड वीकली चार्ट्स में लार्ज डिग्री पे इसने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशंस बना है, उसके ब्रेकआउट्स दिए। तो स्लोली एंड स्टेडीली ये ट्रेंड रिवर्सल्स हमें नजर आ रहा है ऑन लार्जर डिग्री ऑन द वीकली एंड द मंथली चार्ट्स। तो आई बिलीव कि इसमें एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रैली हमें अपसाइड में देखने मिलेगी। करंटली ये स्टॉक 1305 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 1270 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा, 1360, 1370 के टारगेट्स नजर आ रहे हैं। ट्रेडिंग आइडियाज जो कि स्वाति की तरफ से हमें मिल रहे हैं, 1460 के टारगेट्स को ध्यान में रखो, 1270 का स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए करीब 2% के गेंस भारत फोर्ज में है। और स्वाति की तरफ से जो क्लोजिंग ट्रेड्स हैं दोनों आपके स्क्रीन पर इस वक्त स्ट्रैटेजी वाइज रिफ्लेक्ट होते हुए टाटा कंज्यूमर पर भी 1235 के टारगेट के साथ खरीदारी की राय, यहाँ पर 1.5% की गेंस अगर पोजिशन है उसे बिल्कुल इंटैक्ट रखने की राय मिलती हुई। स्वाति, भारतीय एयरटेल के चार्ट्स को देखें, आज अच्छी खासी तेजी के बीच कामकाज है और इनफैक्ट पूरा टेलीकॉम स्पेस ही आज अच्छी खासी मजबूती दिखा रहा है। भारतीय एयरटेल 2.5% गेंस 2078 के लेवल्स पर टेक्निकली चार्ट्स कैसे नजर आते हैं? मानसी, डेफिनेटली लास्ट 4-5 दिन से जिस हिसाब से इसने मोमेंटम रैली कैचअप किए काफी स्ट्रॉन्ग है। डेली चार्ट पे फ्लैट पैटर्न फॉर्मेशंस के ब्रेकआउट्स हुए हैं। नाउ स्लोली एंड स्टेडीली द स्टॉक ओवरबॉट जोन में एंटर हो रहा है। आई बिलीव ये रैली एक्सटेंड हो सकती है 2150, 2160 के रेंज तक। तो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि अपसाइड रैली हम लोग में 2150 के आसपास देख सकते हैं। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन से होल्ड ऑन करना चाहिए। नीचे में एटलीस्ट अब सपोर्ट नियर बाय 2030 के आसपास है, तो 2030 के एक स्टॉप लॉस रख के आप अपने लॉन्ग पोजीशंस कैरी कर सकते हैं 2150 के टारगेट्स के। ठीक है, भारतीय एयरटेल को लेकर ये व्यू। लेकिन आज हमने देखा कि सरकारी बैंकों से पार्टिसिपेशन काफ़ी बढ़िया था। SBI करीब करीब 1.25% ऊपर है, 916 रुपये का भाव है।
रिकॉर्ड हाइस के आसपास ही कारोबार कर रहा है। हालांकि एचडीएफसी बैंक ने थोड़ी सी तेजी अपनी गंवाई है और भाव 1,000 रुपए के आसपास के हैं एचडीएफसी बैंक के। इसको लेकर राय आपसे चाहिए। एचडीएफसी बैंक में क्या आप सलाह देंगी? क्या बने रहें जिनकी तेजी की पोजीशन है? शेयर थोड़ा ऊपरी स्तर से प्रेशर दिखा रहा है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है, क्योंकि ये रैली हम लोग ने सितंबर से देख रहे हैं कि पॉजिटिव एंड में 940 से 1020। तो व्हेनेवर सच काइंड ऑफ एटलीस्ट 100 पॉइंट्स का रैली हो जाती है तो एक प्रॉफिट बुकिंग हम लोग डिनाई नहीं कर सकते ऑन दी हायर साइड्स। तो यही हम लास्ट 2-3 दिन से देख रहे हैं। नो वंडर बैंक निफ्टी अच्छे परफॉर्म कर रही है, बट बैंक निफ्टी में इतनी मेजोरिटी परफॉर्मेंस हमें नजर नहीं आ रही, बट स्ट्रेंथ अभी भी इंटैक्ट है। एक छोटे से डीप्स आते रहेंगे, क्योंकि हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में अगर कोई भी फॉर्मेशंस चलते हैं ऑन द स्टॉक्स तो काफी एक अपसाइड रैली स्ट्रेंथली ऊपर जाती है। तो आई बिलीव कि ये अभी तक भी लेवल्स काफी स्ट्रांगली प्लेस्ड है। 970 एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल, जब तक वो बरकरार है ऑन द क्लोजिंग बेसिस ट्रेंड अपसाइड कंटिन्यू रहेगा। ये स्टॉक में स्ट्रेंथ है 1040 टू 1050 के लेवल्स वापस टेस्ट करने की, वहां तक एक हम हाई देख सकते हैं। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन से होल्ड ऑन रखिएगा 970 का, इफ पॉसिबल प्लेस अ स्टॉप लॉस एंड कैरी योर लॉन्ग पोजीशंस। ठीक है, लॉन्ग्स में बने रहने की सलाह है। एचडीएफसी बैंक में 1050 तक ये शेयर जा सकता है। ब्रिटानिया के शेयर में हमने क्रैक देखा है आज। हालांकि शुरुआत कोई ज़्यादा कमज़ोर नहीं हुई थी, लेकिन इस वक्त ये शेयर 2.5% की गिरावट के साथ आपको कारोबार करता दिखाई देगा। शुक्रवार के सत्र में जो कंजम्पशन वाले जो स्टॉक्स थे उनकी पिटाई हो रही थी। धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी वीकनेस आ रही थी ब्रिटानिया में भी, और आज दबाव अचानक से बढ़ गया। ब्रिटानिया क्या और गिरेगा स्वाति जी? यहां से कैसा लग रहा है शेयर आपको ये? इस अभिषेक लास्ट 3 दिन से हम लोग सेल ऑफ देख रहे हैं, ऑलमोस्ट फ्रॉम 6150 टू नाउ अभी 5900 के आसपास। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि ये 20 डेज मूविंग एवरेजेस के आसपास होवरिंग हो रहा है। अगर ये आज का क्लोजिंग ऐसे ही रखता है 5900 के नीचे, तो लिटिल बिट कॉशियस पॉइंट यहाँ पे अलर्ट हो जाएगा। एंड आई बिलीव कि फिर इसमें हमें सेल ऑफ या प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यूड होते हुए नजर आएगी, जो कि स्टॉक को लेके जा सकते हैं 5780 5750 के रेंज तक। वहां तक एक हमें नीचे में डेप्थ देखने मिल सकता है। तो लॉन्ग पोजीशन है तो मैं कहूंगी बुक योर प्रॉफिट्स, एंड अगर कोई भी फ्रेश लॉन्ग्स इनिशिएट करना चाहे तो थोड़ा वेट कीजिएगा। 5700 विल बी द वेरी गुड लेवल्स टू टेक अ फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस। फिलहाल हमें मिलती हुई ब्रिटानिया के स्टॉक प्राइस में, लेकिन इसके अलावा भी कुछ तमाम काउंटर्स जहां पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर स्वाति लगातार फोकस है भी। बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट्स को एक बार पुल अप करना चाहिए। वैसे तो एसबीआई के स्टॉक प्राइस में भी आज काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, करीब 1.5% की तेजी के बीच, और इसी के साथ एचडीएफसी बैंक में भी अच्छा खासा मजबूती का ट्रेंड है। लेकिन बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट्स आज डे हाई करीब 4-4.5% के गेंस इस वक्त दिखाते हुए। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनके लिए और फिर नई पोजीशन बनाने की जो सोच है उनके लिए राय क्या होगी? यस डेफिनेटली काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है बैंक ऑफ इंडिया का। अगर हम चार्ट्स देखोगे ऑन अ लार्जर डिग्री से भी ईयरली चार्ट्स पे अब देखोगे तो 2017 के जो लेवल्स थे ऑलमोस्ट वो लेवल्स रीटेस्ट करने आए हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक्स का। एंड अगर चार्ट्स के फॉर्मेशंस में बात करोगे तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशंस बन रहा है। तो व्हेनेवर सच काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन हैपेंस ऑन लार्जर डिग्री पे जब बनते हैं मंथली और द ईयरली चार्ट्स पे या क्वार्टरली चार्ट्स पे, तो ये चार्ट्स फॉर्मेशंस काफी स्ट्रांगली प्ले करते हैं, विच गिव्स स्ट्रेंथ कि ये पर्टिकुलर ट्रेंड में स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है। तो लॉन्ग पोजीशंस होल्ड ऑन करने चाहिए जिनके पास भी ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में पोटेंशियली 200 टू 240 तक लेवल जाने की। आई एम गिविंग अ लॉन्ग टर्म टारगेट्स, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में एक ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने मिलेगा। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 6 to 1 years हमें ये पर्टिकुलर काउंटर में 200 से 250 के टारगेट्स नजर आएंगे। तो बैंक ऑफ इंडिया डेफिनेटली पीएसयू बैंक्स में काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, जो कि अपसाइड में काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग रैली देखने मिल सकते हैं। अनदर इंटरेस्टिंग काउंटर इज द कैनरा बैंक। ये कैनरा बैंक भी मुझे काफी अच्छे लगते हैं ऑन द टेक्निकल चार्ट्स पे, क्योंकि एक फ्लैट पैटर्न बन रहा है वीकली चार्ट्स पे। इट्स ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग द ब्रेकआउट। 129 के काफी क्लस्टर रेजिस्टेंस जोन्स थे, वो भी ब्रेकआउट के आसपास आ रहा है। जैसे ही वो ब्रेकआउट्स हो जाएगा विद द डिसेंट वॉल्यूम, इसमें भी होल्ड ऑन कीजिएगा एज लॉन्ग एज इट सस्टेन्स अबाउ 122 टू 120 लेवल्स। तो ये दोनों स्टॉक्स है जो कि काफी स्ट्रांगली बुल रैली प्ले करेंगे इन द नियर टर्म फ्यूचर।
है और यहाँ से फर्दर कन्विक्शन भी बिल्कुल एंटिसिपेटेड है। अगर पोजीशन है उसे बिल्कुल बरकरार रखने की राय और टारगेट्स जो हमारे एक्सपर्ट आपको सुझा रहे हैं उन टारगेट्स को भी नोट डाउन कीजिएगा, वक्त वक्त पर इन्हें रिव्यू भी करते रहिए। लेकिन एक और शेयर है ई क्लर्क्स। आज कंपनी के बायबैक को मंजूरी मिलती हुई दिखी और उसके ठीक बाद अगर आप देखेंगे ई क्लर्क्स के स्टॉक प्राइस में बढ़त के साथ कामकाज 6% के गेंस यहाँ पर है और मजबूती के साथ ये स्टॉक तेजी की दौड़ लगाता हुआ 4,500 रुपये प्रति शेयर के दाम पर 300 करोड़ के बायबैक की योजना और इसकी अनाउंसमेंट होते हुए दिखी। उसके ठीक बाद ई क्लर्क सर्विसेज में स्वाति बिग शो ऑफ द डे इनफैक्ट 4714 के लेवल पर एज वी स्पीक 6% से भी ज़्यादा तेजी और तेजी बढ़ती हुई। यस, व्यू पॉजिटिव है क्योंकि जिस हिसाब से मोमेंटम रैली कैच कर रहे हैं वॉल्यूम्स के साथ, ये ऐसे काइंड ऑफ वॉल्यूम्स हम लोग ने इन द मंथ ऑफ मई में देखे थे। उसके बाद ब्रेकआउट होने के बाद काफी स्ट्रांगली रैली ऑन अपसाइड प्ले की थी। लॉन्ग पोजीशंस है तो होल्ड ऑन कीजिएगा, इसमें क्षमता है एटलीस्ट 4900 टू 5000 के लेवल टेस्ट करने की। फ्रेश लॉन्ग्स आई विल नॉट रिकमेंड एट द करंट लेवल्स क्योंकि काफी अच्छी रैली 2 दिन से प्ले करते हुए नजर आ रही है। तो जिनके पास भी है वो काउंटर्स होल्ड ऑन कीजिएगा। 4650 प्लेस प्रॉफिट स्टॉप लॉस क्योंकि लास्ट 2-3 दिन से काफी वन साइड रैली हमें नजर आई है। तो एक प्रॉफिट स्टॉप लॉस आप रखिएगा एंड होल्ड योर लॉन्ग पोजीशंस फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 4800 टू 5000 लेवल्स। ये राय फिलहाल ई क्लर्क सर्विसेज में न्यूज बैक्ड इम्पैक्ट स्टॉक में फिलहाल रिफ्लेक्ट होता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब जुड़ेंगे तो मार्केट का एक्शन जो है वो जारी रहेगा। आप बने रहिए। Presented by Canara Bank. Together we can. Imagine a world where every identity is respected. Breaking the stigma around people with disability begins with looking at an ability in that person. Everyone deserves to move through the world with ease. Accessibility isn't a privilege, it's a right long overdue. असिस्टिव टेक्नोलॉजी और एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए क्यों ना हम एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां हर व्यक्ति हो समर्थ। ये केवल एक जरूरत ही नहीं, ये समर्थ होने की पहचान है। When we stand together, We break barriers and make the world accessible together. मेक द वर्ल्ड समर्थ टुगेदर। मंजिल उनकी, साथ हमारा। Take the pledge for inclusivity on our website. Presenting Samarth by Hyundai, partnered by Times Network. मंजिल उनकी, साथ हमारा। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को नई दिशा दे रहा है मिशन शक्ति 5.0। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सक्षम नेतृत्व में प्रदेश के सभी 1663 थानों में मिशन शक्ति केंद्र किए गए स्थापित। एक दिन का जिला मजिस्ट्रेट पहल के तहत मेधावी छात्राओं को जिले की कमान सौंपकर उन्हें सशक्त और आत्मविश्वासी बनाकर नेतृत्व के लिए किया जा रहा है प्रेरित। मुझे अच्छा लगा जो भी लोग आए अपने लिए जस्टिस लेने के लिए, अपना हक मांगने। मुझे अच्छा लगा उनकी बातें जानकर, सुनकर, पढ़कर। सर ने मेरी हेल्प की, मुझे बहुत कुछ सिखाया जो मुझे लगता है जीवन में मेरे काम आएगा आगे। ड्राइविंग माई ड्रीम्स पहल के अंतर्गत प्रदेश सरकार राज्य की बालिकाओं और महिलाओं को निशुल्क ड्राइविंग प्रशिक्षण देकर बना रही है आत्मनिर्भर। सशक्त नारी, समृद्ध समाज। इसीलिए मेरी पहली पसंद है नीरवी पशु आहार। इसमें है प्रोटीन, फैट्स जो रखे इसकी सेहत का ख्याल। नीरवी पशु आहार बरसाए दूध बेशुमार। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बाजार ने फिर से थोड़ी सी रफ्तार अपनी बढ़ाई है और निफ्टी है 181 अंकों पर। निफ्टी बैंक की बात करें तो 400 अंकों की तेजी है और निफ्टी 26,000 के बेहद करीब जाके कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 58,100 के ऊपर फिर से निकल गया है।
आज बाजार को जोश देने का काम किया है रिलायंस ने काफ़ी हद तक, क्योंकि रिलायंस में है 2% की तेजी। अब वेटेज के लिहाज से बड़ा शेयर है तो बाजार में तेजी हो भी रही है, लेकिन रिलायंस के साथ साथ जो तेजी की हम देख रहे हैं, ऑयल एंड गैस बास्केट पूरा उठा लीजिए आप। और ऑयल एंड गैस में भी स्पेशली अगर आप रिफाइनिंग वाले स्टॉक्स को देखेंगे तो वहां पर तेजी अच्छी है। एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो के स्टॉक्स जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। और उसके अलावा जो हमारी ओएमसीज हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जिनका कि एक छोटा छोटा डिवीजन रिफाइनिंग का भी है, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, उनमें भी आज आप अच्छी तेजी पर कारोबार होते हुए देखेंगे। और इसकी वजह यह है कि जीआरएम्स यानी कि ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन में पिछले 10 दिन में काफी बड़ा उछाल आया है। $8.5 हो गया है जीआरएम। जीआरएम का बढ़ना यानी कि कंपनीज के फाइनेंशियल्स में सुधार, और निश्चित तौर पर ये बूस्ट कर रहा है तमाम शेयरों को। स्वाति जी, कहीं आपकी नजर एक रिलायंस पर जरा व्यू दे दीजिएगा, क्योंकि तमाम ट्रेडर्स का इंटरेस्ट जुड़ा होता है और इस स्पेस में अभी भी ट्रेड के लिए आपको आकर्षक मौके कहां पर दिख रहे हैं? स्वाति, प्लीज अनम्यूट कीजिए। आई एम रियली सॉरी अभिषेक जी, व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है मेरा रिलायंस पे। टेक्निकल फॉर्मेशंस काफी स्ट्रॉन्ग है, एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन ऑन द वीकली चार्ट पे। देयर इज अनदर रीजन ऑल्सो कि मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, बट अगर रिलायंस का आप देखोगे तो करंटली ऑल टाइम हाई से ये 8% डाउन है, विच इंडिकेट्स कि उसको एक कैचअप रैली देनी होगी। तो इसमें एक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें इन फ्यूचर नजर आएगा टू कैचअप विद द इंडाइसेस का मोमेंटम। तो आई बिलीव यस, करंट लेवल्स पे भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर कोई भी डेप्थ आता है 1350 के आसपास तो यू कैन ऐड ऑन, तो एटलीस्ट करंट लेवल पे 30-40% पोजीशंस ऐड ऑन कर सकते हो। आई बिलीव इसमें क्षमता है एटलीस्ट 1570 टू 1600 के लेवल्स टेस्ट करने की। तो मेरा व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर पॉजिटिव व्यू। सारे के सारे हम देख रहे हैं कि ओएमसी स्टॉक भी चल रहे हैं। एक स्टॉक जो थोड़ा ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ था और 6 सत्र में लगातार ये शेयर गिरा था, हम बात कर रहे हैं इटर्नल की, यानी कि जोमैटो की। इटर्नल आज जोश में आया है और फिलहाल आप देखेंगे तो शेयर ये डे हाई पर जाकर कारोबार कर रहा है 335 रुपए के आसपास। जी हाँ, 335 रुपए का आज इसने हाई बना है और उसी के आसपास टिक भी रहा है। इटर्नल में स्वाति, जो हमने रिसेंटली जो इसके हाईज देखे, रिकॉर्ड हाईज के लेवल, क्या कम से कम वहां तक के लिए एक ट्रेडिंग पोजीशन बना सकते हैं 10-15% के लिए? अभिषेक जी, मेरा व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है पर्टिकुलर स्टॉक्स पे, बट फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस मैं रिकमेंड नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि लिस्ट जिस हिसाब से मार्च से इसने एक अपसाइड रैली हम लोग ने देखी है 250 से 370 के आसपास तक, एंड अभी आरएसआई एक थोड़ा नेगेटिव डाइवर्जेंस बना रहा है ऑन द डेली चार्ट पे, विच इंडिकेट्स की है प्रॉफिट बुकिंग हमें हायर लेवल्स पे नजर आएगी। लास्ट अगर 5-6 दिन का भी आप ट्रेडिंग सेशंस देखोगे तो एक काफी हमें बिगवाली दिख चुके हैं। 20 डेज मूविंग एवरेज ब्रेकडाउन दिया है, बट इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन के 320 के लेवल्स अभी भी वेल प्लेस्ड है, जो कि प्रीवियस स्विंग्स लो है। तो जब तक वो बरकरार है तब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक बाउंस बैक रैली हमें वापस 350 के आसपास देखने मिल सकती है। बट आई बिलीव लॉन्ग पोजीशंस करंट लेवल्स पे इनिशिएट ना कीजिएगा, बट जिनके पास हो वो होल्ड कर सकते हो 320 के प्रॉफिट स्टॉप लॉस से for immediate target of 350 to 370 levels. ओके, नई पोजीशंस के लिए फिलहाल इंतजार करें, लेकिन अगर पोजीशन बनाकर रखी है तो 350 एंड अहेड टारगेट्स नजर आ सकते हैं, इसलिए पोजीशंस को इंटैक्ट रखा जाए। न्यू एज टेक्नोलॉजीज में नाइका, पेटीएम, इटर्नल, स्विगी आज अच्छा खासा एक्शन है और ये एक्शन जो है एटलीस्ट फॉर सम टाइम बरकरार रहने के अनुमान यहाँ पर बिल्कुल लगाए जा रहे हैं। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर अच्छी तेजी है, और इस लिस्ट में आईटी सेक्टर का जिक्र होना ही चाहिए। आईटी सेक्टर ने सरप्राइज किया, अच्छी मजबूती के साथ कामकाज हम देख रहे हैं। आईटी मेजर के नंबर्स आए तब से देख रहे हैं अच्छी खासी तेजी का ट्रेंड इस सेक्टर ने पकड़ा है, और एटलीस्ट जो साइडवेज मोमेंटम था वो छटता हुआ जरूर नजर आया है। कोफोर्ड 4% के गेंस के साथ इस वक्त एक कामकाज करता हुआ, अच्छे नतीजे आए, नतीजों के बाद ब्रोकरेज रिपोर्ट्स एक्टिव होते दिखे और नंबर्स में भी मैनेजमेंट की तरफ से फर्दर फॉरवर्ड लुकिंग जो कन्विक्शन है वो इंटरेस्टिंग रहा। स्वाति, कोफोर्ज के स्टॉक प्राइस में आज मजबूती है, एब्सोल्यूट रिजल्ट बैक्ड एक्शन है, हर लिहाज से नतीजे अच्छे रहे हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशन जिनकी है उनके लिए और नई पोजीशन के लिए ओवरऑल आईटी सेक्टर पर भी अपार्ट फ्रॉम कोफोर्ज भी कुछ अगर आपकी राय है तो बताइएगा।
यस डेफिनेटली कोफोज पे मेरा व्यू करंट लेवल्स पे भी पॉजिटिव है। जिनके पास लॉन्ग पोजीशन से होल्ड ऑन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वीकली चार्ट्स आप देखोगे तो स्टार्ट ऑफ 2025 या मिड ऑफ 2025 से ये डाउनवर्ड चैनल में चल रहा था। उसने अभी ये ब्रेकआउट दिया है ऑन द लाइन चार्ट्स पे एज वेल एज ऑन द कैंडलस्टिक ऑन द वीकली चार्ट, जो कहलाता है कि इसमें ट्रेंड चेंज हमें होते हुए नजर आए। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन से कोफोज पे डेफिनेटली होल्ड ऑन चाहिए। अपसाइड में एटलीस्ट 2000 के लेवल्स में टारगेट देखती हूँ करंट लेवल्स पे। अगर दूसरे काउंटर्स आप आईटी में देख रहे हो तो मुझे लगता है टीसीएस है। टीसीएस पे हम लोग ने काफी बिकवाली देखी है फ्रॉम ऑलमोस्ट 4000 टू एटलीस्ट 3000 2900 के आसपास तक हम लोग ने डेप्थ होते हुए नजर आ गए। इस पे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन रहा है ओवरसोल्ड जोन के यहाँ पे। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। अभी ये सपोर्ट फॉर्म हम लोग ने प्राइस करेक्शन देखा है। नाउ आई बिलीव इसमें थोड़ा सा टाइम करेक्शन और कंसोलिडेशन फेज हमें देखने मिलेगा, देन एक अपसाइड रैली स्मूथली हमें ऑन हाई साइड देखने मिलेगी। करंट लेवल्स पे 3080 के आसपास चल रहा है, तो आप बाय कर सकते हो एटलीस्ट 30-40% ऑफ वॉट एवर द क्वांटिटी यू आर प्लानिंग। मुझे लगता है कि वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम 3250 3300 के लेवल्स हमें टीसीएस में देखने मिलेंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो के हिसाब से मुझे लगता है टीसीए के काफी बिट एंड डाउन काउंटर्स है, तो इसमें बॉटम फिशिंग कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आईटी सेक्टर पर ये एक टेक हमें फिलहाल मिलता हुआ। इस बीच फार्मा सेक्टर सिर्फ एकमात्र सेक्टर है जो कि आज बैक सीट पर है। उसके अलावा पीएसयू बैंक, रियल एस्टेट, मिड सेलेक्ट, मेटल, ऑटो, एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी सेक्टर, एफएमसीजी, हर तरफ हम देख रहे हैं मजबूती की चाल। तो क्लियरली आज का सेशन, मंडे सेशन, नए हफ्ते की पॉजिटिव शुरुआत, और ये शुरुआत जो है बिल्कुल कायम नज़र आ रही है। हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर जुड़ गए हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। अविनाश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। अच्छी तेज़ी का मोमेंटम पकड़ा है बाजार ने, सवाल यही है कि क्या मोमेंटम बरकरार रहेगा या नहीं? किस तरह के सेंटिमेंट्स देख रहे हैं? बाजार की तस्वीर आपके हिसाब से कैसी है? नहीं, मुझे लग रहा है कि मानसी मोमेंटम जारी रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो सरप्राइज पैक है वो आईटी है। मैं सुन रहा था आपकी कमेंट्री को, तो आईटी में कोफॉर्ज के नंबर्स देखिए, एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नंबर देखिए, तो कहीं ना कहीं मार्केट को पॉजिटिव सरप्राइज आईटी सेक्टर से मिला है। और उसी कारण से आज आपने देखा कि सुबह सुबह कोफॉर्ज करीबन 5-6% ऊपर खुला। नंबर सभी को पसंद आ गए, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी अच्छी थी। तो आई थिंक मेरे ख्याल से Q2 के नंबर्स में आईटी एक आउट परफॉर्मर साबित हो चुका है। प्लस काफी दूसरे जो निफ्टी कंपनियां हैं उसमें भी बहुत कम नेगेटिव सरप्राइजेस आ गए। और प्लस ये चाइना यूएस की जो ट्रेड डील की बातें हो रही है, आई थिंक इंडिया डेफिनेटली अभी बहुत दूर नहीं है फ्रॉम आवर ट्रेड सोल्यूशन। तो कहीं ना कहीं मार्केट को लग रहा है कि पॉसिबली नवंबर, मिड नवंबर या एंड ऑफ नवंबर तक ये आईटी का जो टैरिफ का जो इशू है वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। और प्लस एफआईएस के आंकड़े अगर आप देखें तो पिछले 8-10 दिनों में बाइंग जरूर शुरू हो चुकी है, हालांकि थोड़े स्मॉल नंबर्स है, बट एक बात का कंफर्ट है कि 2-3 महीने पहले का जो सिनारियो था और अभी है उसमें काफी फर्क पड़ा है। और प्लस मार्केट्स आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड Q3, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट्स क्वार्टरली कॉर्पोरेट अर्निंग्स को लेके काफी पॉजिटिव है। लग तो रहा है कि सेकंड हाफ विल बी सिग्निफिकेंटली बेटर, और ये सब कुछ मार्केट में मेरे ख्याल से अच्छी लिक्विडिटी से आया। तो डिस्पाइट अ बिग प्राइमरी मार्केट काइंड ऑफ लिक्विडिटी काइंड ऑफ पुश, क्योंकि नवंबर भी एक बहुत बड़ा मंथ रहेगा, आई मीन उसके बावजूद आई थिंक मार्केट में सिलेक्टिव बाइंग हो रहा है। तो ओवरऑल मार्केट ऊपर ही रहेगा मेरे ख्याल से, इसमें कोई डाउट नहीं कि हमारा नेक्स्ट 6 मंथ्स अर्निंग्स और सेंटिमेंट के हिसाब से ऑब्वियसली मार्केट शुड डू बेटर। जी हाँ, तो चलिए ये कुछ व्यूज़ हैं जो आईटी सेक्टर पे आते हुए, और ज़बरदस्त मूव हम देख रहे हैं तमाम कंपनीज़ में भी रहा है, और कहीं से भी जो है एक बड़ी निराशा हाथ फिलहाल नहीं लगी है। मार्केट्स में तो अच्छा एक्शन है ही, और कई सारे काउंटर्स जो हैं अच्छी तरीके से मूव दिखा रहे हैं। आज एक बार फिर कुछ चुनिंदा ऑटो काउंटर्स जो हैं बाजी मारते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प बन चुका है निफ्टी के टॉप गेनर्स में अभी फिलहाल। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल डिवीजन भी जो है लगभग 1.5% की तेज़ी दिखा रहा है। और आज कई दिनों के बाद आप देखेंगे तो अशोक लेलैंड के काउंटर में मूव है। अशोक लेलैंड का स्टॉक अगर आप पुल अप कर पाएँ तो यहाँ पर देख रहे हैं हम 3-3.5% की तेज़ी फिलहाल दिखाई दे रही है।
एक बार ये भी देख लेते हैं कि कितने दिनों के बाद जो है ये तेज़ी हमने देखी है। तो जी हाँ, अशोक लेलैंड को अगर आप स्टॉक प्राइस पे देखेंगे और डेली बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पर आज ही के दिन जो है लगभग 3-3.5% का मूव है। इसके पहले आप देखें तो कई दिनों से ये स्टॉक जो है कंसोलिडेट कर रहा था, पर हाँ अपने अक्टूबर महीने के हाई के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। काउंटर 140 के पार फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पर अविनाश जी, आप क्या राय रखते हैं कमर्शियल व्हीकल काउंटर्स पे, खास तौर से क्योंकि देखिए ये पूरी रैली में इनका पार्टिसिपेशन काफ़ी कम था, पूरी तरीके से ग्रोथ भी जो है ये काउंटर्स नहीं दिखा रहे थे और कहीं ना कहीं कुछ कंसर्न्स तो थे ही, बट अब जब त्योहारी सीज़न ख़त्म हो चुका है तो उम्मीद है कि जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो ट्रैक्टर्स या फिर कमर्शियल व्हीकल ले लें, उनकी बिक्री जो है अब थोड़ी सी रिकवर करेगी। आपकी क्या राय है और अशोक लेलैंड पे खास तौर से क्या व्यू रखते हैं अविनाश जी? नहीं, आई थिंक देखिए सेकंड हाफ तो नॉर्मली जो कमर्शियल व्हीकल और ट्रैक्टर सेगमेंट के लिए होता है वो सेकंड हाफ इज सपोज टू बी अ मच बेटर पीरियड। तो कहीं ना कहीं देखिए कमर्शियल व्हीकल का जो ऑफटेक है वो अक्टूबर टू दिसंबर और जैन टू मार्च में आपको ज्यादा जोर से देखने को मिलेगा। और प्लस ये जो भी जीएसटी कट्स हो चुके हैं, देखिए अगर कंजम्पशन बढ़ता है और ई कॉमर्स और बेसिकली एफएमसीजी जैसे सेक्टर्स में वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ेगा तो डेफिनेटली उसका लॉजिस्टिक मूवमेंट के लिए कमर्शियल व्हीकल्स ऑब्वियसली लगेंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो जीएसटी कट्स हो चुके हैं, इंटरेस्ट कट हो चुका है, इसका पॉजिटिवली इम्पैक्ट आपको कमर्शियल व्हीकल के सेल्स पे देखने को मिलेगा। हालांकि पहला क्वार्टर थोड़ा सा सॉफ्ट था, बट आई थिंक होपफुली जो कमेंट्री मैनेजमेंट से आ रही है, मोस्ट ऑफ द ऑटो कंपनीज ये कह रही है कि ग्रोथ डेफिनेटली अच्छा आने की उम्मीद है। तो डेफिनेटली आई थिंक टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, आयशर मोटर्स, ये सारी कंपनीज में आपको एक अच्छा डबल डिजिट ग्रोथ सीवी में देखने को मिल सकता है। रही बात अशोक लेलैंड की, तो देखिए अशोक लेलैंड के पास कमर्शियल व्हीकल्स के साथ साथ डिफेंस का भी एक बड़ा पोर्टफोलियो है। आई थिंक मार्केट्स डिफेंस कंपनीज को लेके काफी उत्साहित है, अच्छे बड़े ऑर्डर्स कंपनीज को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट ये उम्मीद लगा रहा है कि डिफेंस का भी पोर्शन अशोक लेलैंड के लिए अच्छा बढ़ेगा। प्लस फोकस प्लेयर है और साउथ में काफी अच्छा बड़ा मार्केट शेयर कमांड करते हैं। तो डेफिनेटली आई थिंक वी लुक फॉरवर्ड फॉर बेटर नंबर्स। इनफैक्ट डेफिनेटली अशोक लेलैंड पोस्ट बोनस इक्विटी पे एक अच्छा अर्निंग्स रिकॉर्ड करेगा FY26 के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए, ये नज़रिया सभी कमर्शियल व्हीकल प्लेयर्स पे और साथ ही अशोक लेलैंड फिलहाल पसंद आ रहा है। और जी हाँ, लगातार हर कमेंट्री, हर कॉन कॉल में मैनेजमेंट डिफेंस को लेकर भी अपने अपडेट्स जारी करती है। मैं इसी के साथ स्वागत करना चाहेंगे शो में सुनील सुब्रमण्यम जी का भी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे समझेंगे ढेर सारे एरियाज़ और पॉकेट्स जो कि फ़िलहाल उनको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं मार्केट में। पर सुनील सर, आपसे आपके पास आए उससे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहाँ पर आज एक बड़ा दिन साबित हुआ है वोडाफोन आइडिया के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से AGR मामले में राहत की खबर से वोडाफोन आइडिया के शेयर में जोरदार तेजी तो देखने को मिली, पर हालांकि ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली भी आई है। क्या है ये पूरी खबर, क्या है इसकी पूरी जानकारी? सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित के पास, जो कि हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। समीर, बताइए क्या कुछ खबरें आई हैं आज वोडाफोन आइडिया को लेकर? जी बिल्कुल, वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के लिए सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट से राहत भरी खबर आई है। दरअसल वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका, ये अपील दायर करी थी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने अतिरिक्त AGR ड्यूज की डिमांड रखी है वो उसको क्वैश किया जाए, उसको रद्द किया जाए और जो अमाउंट है वित्त वर्ष 2016-17 तक के लिए उसका रीअसेसमेंट किया जाए। इसको लेकर के कई बार सुनवाई हुई, सुनवाई टली, लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो ये याचिका को खारिज करते हुए ये कहा कि मामला केंद्र सरकार के पाले में है। केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात की छूट दी है कि वो आगे चल करके अगर कोई राहत पैकेज देना चाहती है, अगर कोई पॉलिसी सपोर्ट देना चाहती है, वो करने के लिए उसको पूरी तरीके से सरकार पर डाल दिया है। यानी कि इससे उम्मीद काफ़ी बढ़ जाती है कि संभवतः सरकार आने वाले दिनों में, महीनों में टेलीकॉम कंपनी के लिए, विशेषकर वोडाफोन आइडिया के लिए कुछ ऐसा कदम उठा सकती है जो इस कंपनी को बनाए रखने के लिए और उसके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी मददगार साबित तो हो सकता है। आपको बता दें कि 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा AGR ड्यूज हैं वोडाफोन आइडिया पर, और अपनी अपील में वोडाफोन आइडिया ने साफ तौर पे कहा है कि ना सिर्फ ये जो एडिशनल AGR ड्यूज का डिमांड है ये तर्कसंगत नहीं है, इसको क्वैश किया जाना चाहिए, लेकिन अपील में इस बात का भी जिक्र किया कि जो राशि लगातार जिसकी डिमांड की जा रही है, अगर उसको देना पड़ जाता है वोडाफोन आइडिया को तो उसका भविष्य खतरे में है, उसकी सस्टेनेबिलिटी खतरे में है।
लिहाजा जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इस बात का जिक्र किया कि वो पूरी परिस्थिति से वाकिफ हैं। जाहिर बात है कि वोडाफोन आइडिया में सरकार की हिस्सेदारी 49% है। वोडाफोन आइडिया का जो कस्टमर बेस 20 करोड़ ग्राहकों से ज़्यादा है, तो इन सब बातों से सरकार वाकिफ है और इसको ध्यान में रखते हुए सरकार आने वाले दिनों में अगला कदम उठा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इन पहलुओं पर गौर करते हुए जो याचिका थी उसको खारिज करते हुए ये ऑर्डर किया कि जो भी फैसला है वो अब केंद्र सरकार को लेना और वो इसके लिए पूरी तरीके से उसको छूट दी जाती है। तो ये जो छूट की बात है या ये कहें कि ये जो स्वतंत्रता अब केंद्र सरकार को दी है, ये अपने आप में वोडाफोन के रिवाइवल के लिए काफ़ी उम्मीदें बढ़ाती है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि वोडाफोन में इस वक्त एक पॉजिटिव मोमेंटम नजर आ रहा है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया समीर ये पूरी जानकारी देने के लिए। जी हाँ, एक पॉजिटिव मोमेंटम ज़रूर है क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो पूरी बॉल जो है डाल दी है वो गवर्नमेंट के कोर्ट में और उनको बोला है कि इस पे कोई निर्णय ले। बहुत बहुत शुक्रिया समीर ये पूरी जानकारी के लिए। हमारे साथ शो में सुनील सुब्रमण्यम जी भी हैं। सुनील जी, आप क्या टिप्पणी रखते हैं ये आज के फैसले पर? क्योंकि सरकार का देखिए अब 49% हिस्सेदारी लगभग जो है सरकार की ही है वोडाफोन आइडिया में, तो अगर कोई पॉलिसी में बदलाव होता है तो ना ही सिर्फ वो वोडाफोन के लिए पॉजिटिव हो सकता है बल्कि अन्य टेलीकॉम प्लेयर्स के लिए भी वो उतना ही पॉजिटिव हो सकता है। आपकी क्या उम्मीदें हैं इस पॉलिसी फ्रंट और इस डिसीजन के क्या मायने हैं आपके लिए? देखिए, टेलीकॉम खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर में एक हिस्सा है और देश में जितनी मोबाइल की पेनिट्रेशन और डेटा यूसेज बढ़ रही है तो खाली दो प्लेयर के साथ होना अच्छा नहीं है। एक मोनोपोली सा सिचुएशन बन जाता है और एक कंपटीशन को बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने ये तीसरी कंपनी को सपोर्ट दिया ताकि मोबाइल पेनिट्रेशन बढ़ जाए। जैसे आपने कहा, इस चीज से ओवरऑल पेनिट्रेशन की एक अच्छी खबर आ सकती है आगे और सभी कंपनियों के लिए ये अच्छी बात है। वो मानता हूं मैं कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में टेलीकॉम एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इस खास चीज में पेनिट्रेशन में आई थिंक डेटा यूसेज में हमने चीन को ओवरटेक करके चाइना यूएस के अभी बराबरी में आ गए हैं। तो नेचुरली इसमें फोकस गवर्नमेंट का है और हमारी फ्यूचर जो भी ग्रोथ है ऑल्टरनेटिव एआई में जो भी जरूरतें पड़ेगी डेटा की यूसेज के लिए, ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिवली तरह से इस सिचुएशन को सुलझाने की कोशिश की है। तो वो अच्छी खबर है टेलीकॉम ओवरऑल स्पेस के लिए। बिल्कुल, देखिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ज़रूर है। देखते हैं कि सरकार का कदम क्या होता है। सरकार क्या कंपनी को मोरेटोरियम देगी ड्यूज़ को चुकाने के लिए या फिर जो ER के बकाए हैं उनको माफ़ करेगी? अगर वो माफ़ करती है तो फिर बाकी कंपनीज़ के ऊपर अगर कुछ ड्यूज़ होता है भविष्य में तो वो भी फिर सरकार के सामने आएंगे कि नहीं फिर हमें भी माफ़ी चाहिए। तो ये थोड़ा पेचीदा मामला ज़रूर है और सरकार इसमें मतलब दोनों तरफ से पार्टी है। एक तरफ से वो रेगुलेटर भी है, एक तरफ से इन्वेस्टर भी है। तो ये बड़ा दिलचस्प मामला है। बट फिलहाल ये रहा ज़रूर है सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि नहीं ठीक है, सरकार इस पर जो भी डिसाइड करे हम उसमें दखल नहीं देंगे, हस्तक्षेप हम नहीं करेंगे। 10 रुपये का भाव वोडाफोन आइडिया का 4.5% के आसपास की तेजी पर कारोबार हो रहा है। लेकिन चलिए 2:42 हो गए। अब तो वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। एंजल वन के ओशो कृष्ण हमारे साथ हैं। ओशो जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए कौन सा शेयर आपने चुना है और क्या स्ट्रेटजी होगी ऑप्शंस की? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। आज के लिए जो ऑप्शंस में एक स्टॉक निकल के आया है वो है जिंदल स्टील। बिकॉज जिंदल स्टील में अगर हम देखें तो कैश सेगमेंट में भी काफी अच्छे ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं एंड जितना डेरिवेटिव डेटा है उसमें भी रोल ओवर्स काफी अच्छे टर्न अराउंड होते हुए नजर आ रहे हैं। सो मोमेंटम में है काउंटर। जिंदल स्टील के नवंबर मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में 1050 का स्ट्राइक खरीदने की राय है, कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है 28-29 रुपीज के आसपास। 20 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड 46 के टारगेट्स एक्सपेक्टेड रहेंगे। सो मैक्सिमम रिस्क जो है पूरे ट्रेड सेटअप को लेकर के वो नियर अबाउट 5000 का रहेगा एंड प्रॉफिट अचीव होने पर जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो नियरली 11,250 के देखने को मिल सकते हैं। ये राय JSPL के शेयर पर, और हम देखा था कि पिछले 4-5 सत्र से ना एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। अगर आप इसकी क्लोजिंग देखेंगे तो हार्डली 2 रुपये 3 रुपये के रेंज में ही आपको दिखाई देगी। आज बढ़िया इसमें मोमेंटम बना है
और 1030 रुपए के ऊपर शेयर गया है, 2.5% के आसपास की तेजी। और इसके साथ साथ हम बाकी भी मेटल शेयरों में देख रहे हैं कई सारे स्टॉक्स में ठीक ठाक तेजी बनी है। शुक्रवार का दिन था, हमने देखा था कि जो एल्यूमिनियम वाली, कॉपर वाले शेयर चल रहे थे, आज स्टील वाले शेयरों में थोड़ी सी लीडरशिप आपको दिखाई देगी। और जीएसपीएल चुना है ओशो जी ने अपने ऑप्शंस की स्ट्रेटजी के लिए। 1050 वाली कॉल मिलेगी आपको 28 रुपए के भाव पर, और लक्ष्य 46, स्टॉप लॉस 20 रुपए का, अधिकतम मुनाफा है 11,250। और अगर नुकसान होता है, अगर दाव अगर आपका उल्टा पड़ जाता है, तो अधिकतम जो नुकसान होगा वो होगा 5,000 रुपए प्रति लॉट के हिसाब से। ओशो जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। लेकिन एक और दिग्गज एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान हमारे साथ हैं। श्रीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका। बस छोटा सा इंतजार आपको हम कराएंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद सीधे आपसे आपकी ट्रेडिंग रणनीति लेंगे। दर्शकों से गुजारिश है, कहीं जाएंगे नहीं। इन एसोसिएशन विद एसबीआई, बेस्ट है सबको पता है। ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है। पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप। फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे। वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह। सेबी और एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या यूपीआई पे करें। एन इन्वेस्टर अवेयरनेस इनिशिएटिव बाय सेबी एंड एनएससी। हमने 2022 में मैन्युफैक्चरिंग शुरू की थी, जिसके मेरे इंस्पिरेशन मेरे फादर, रिवर्ड फादर मेनपाल जी रहे। उन्होंने 1996 में भट्ठों का व्यापार शुरू किया, ईंटों का निर्माण शुरू किया और बहुत बेहतरीन ईंटों का निर्माण उन्होंने शुरू किया। उन्हीं से मैंने प्रेरणा लेते हुए 2022 में पेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया, जिसमें हम आम आदमी की सभी ज़रूरतें, आम से खास आदमी की सभी ज़रूरतें पूरी करते हैं। मेरे पेंट में विशेष ये है कि मैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली पेंट बनाता हूँ और उसमें पर्यावरण को कोई भी नुकसान ना करते हुए हम बहुत ही बेहतर तरीके का पेंट बनाते हैं, जिसमें एप्लीकेटर भी ज़्यादा सुरक्षित रहता है और आम आदमी की घर की दीवारें भी बड़ी साफ सुथरी और सुंदर होती हैं। हम वाटर बेस एमल्सन बनाते हैं, वाटर बेस एनेमल बनाते हैं, हम स्टेनर बनाते हैं, हम डिस्टेम्पर बनाते हैं, ऑयल बेस पेंट बनाते हैं। सभी तरह के हम घर को खूबसूरत बनाने वाले पेंटों का निर्माण हम करते हैं। मेरा जो अपना मानना है और जो हमारी प्लानिंग है, 2030 तक हम लगभग 16-17 देशों में अपने पेंट का एक्सपोर्ट भी शुरू करेंगे। अभी वर्तमान में 698 डीलरों के साथ हम बड़े नेटवर्क के साथ में काम कर रहे हैं और 2026 में हमने इसका लक्ष्य 2000 डीलरों का रखा हुआ है। 2000 डीलरों के एक परिवार के साथ 2026 में हम एक बड़ी कंपनी के रूप में उभरेंगे। इन एसोसिएशन विद बैंक ऑफ बड़ौदा के संग त्योहार की उमंग। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। और बाजार में स्ट्रेंथ अच्छी खासी है और एडवांस डिक्लाइन का रेशियो भी फिलहाल बेहतर आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा ऐसे ही लेकिन बेहतर है। 1474 शेयर हैं तेजी वाले और अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें तो उनकी संख्या है 1418। लेकिन वोडाफोन आइडिया समेत आज हम देख रहे हैं कि तमाम टेलीकॉम वाले शेयर चल रहे हैं, भारतीय एयरटेल, और अगर आप रिलायंस को टेलीकॉम कंपनी मानना चाहें तो उसमें भी आपको तेजी दिखाई देगी। और वोडाफोन आइडिया में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आज के सत्र में वॉल्यूम बड़े गजब के हैं और इसलिए लोअर लेवल से बार बार हम देख रहे हैं कि ये शेयर ऊपर भी आ रहा है।
372 करोड़ शेयरों के सौदे अब तक हो चुके हैं वोडाफोन आइडिया में। ये है आज वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम्स जो हैं करीब 14 महीने के हाइस पर हैं वोडाफोन आइडिया के। इंडस टावर का शेयर भी चल रहा है 3% ऊपर है। श्रीकांत जी, आप अपने जरा स्टॉक्स बता दीजिए, और अगर आपकी कोई राय हो वोडाफोन आइडिया को लेकर तो वो भी शेयर कीजिए, क्योंकि पहली बार नहीं है कि वोडाफोन आइडिया को लेकर कोई सकारात्मक खबर आई है और ये शेयर चल रहा है। हमने तो 18 रुपए के भाव भी देखे हैं। सरकार तो 10 रुपए वाले निवेशक है, लेकिन 18 रुपए वाले बहुत सारे लोग होंगे। अल्टीमेटली कोई भी कंपनी अपने धंधे पे ही चलेगी। जरा बताइए सर कि कैसा लग रहा है आपको शेयर, इसका चार्ट कैसा लग रहा है? बिल्कुल अभिषेक जी, तो देखिए वैसे ये पर्टिकुलर स्टॉक के लिए इंक्वायरी काफ़ी है, और फंडामेंटली तो देखिए सब न्यूज़ फ्लो के ऊपर डिपेंड है कि न्यूज़ फ्लो कैसे स्पैन आउट होता है, उसी के ऊपर ये स्टॉक चलेगा। लेकिन अगर इसके टेक्निकल पैटर्न को अगर देखें तो इसमें एक टेक्निकल फॉर्मेशन ऐसा बना था कि जिसके बेसिस पे 11 सवा 11 रुपए तक के रेट्स आ सकते थे, जो ऑलमोस्ट आ चुके हैं। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इसमें एक रिट्रेसमेंट का ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, तो प्रीवियस जो फॉल था उसका एक अच्छा रिट्रेसमेंट हमें देखने मिलेगा, और इवेंचुअली मुझे लगता है कि स्टॉक 16 रुपए तक भी जा सकता है। तो यहाँ पे शायद थोड़ा सा वक्त निकाले स्टॉक 10:30 के करीब, क्योंकि एक ब्रेकआउट पॉइंट था ये। अब यहाँ पे थोड़ा वक्त निकालने के बाद मुझे लगता है ग्रेजुअली 15 से 16 रुपए तक के लेवल्स ये दिखा सकता है। तो इसमें अगर इन्वेस्टमेंट्स हो तो बने रहे, ऐसी मेरी राय है बेस्ड ऑन टेक्निकल चार्ट्स। स्टॉक्स की बात करें जो आज के लिए अच्छे लग रहे हैं, तो आज PSU बैंक्स में हमने अच्छा खासा एक मोमेंटम क्रिएट होते हुए देखा है। स्पेसिफिकली बैंक ऑफ बड़ौदा, ये हमें अच्छा लग रहा है, जो 270-72 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक 280-285 तक के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से अगर बैंक ऑफ बड़ौदा को खरीदते हैं तो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 264 का। यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन फॉर्मेशन बना है और उसका ब्रेकआउट नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो मुझे अच्छा लग रहा है वो स्टॉक CDSL है। आज कुछ कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स में भी अच्छी खासी तेजी है, और स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो CDSL ये हमें अच्छा लग रहा है, जो 1630 के करीब ट्रेड कर रहा है। 1670 1675 के बाद एक बार शायद 1720-25 तक के भी लेवल से दिखा सकता है। काफी अच्छे मोमेंटम में है और काफी अच्छे ब्रेकआउट में भी बना हुआ है ये स्टॉक। तो करंट लेवल से CDSL को भी लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखे क्योंकि स्टॉक वॉलेटाइल है। 1580 का स्टॉप लॉस रखे, करंट लेवल से CDSL को खरीदे। ठीक है, CDSL को भी खरीदने की सलाह है। 2.5% ऊपर फिलहाल आपको ये शेयर दिखाई देगा। टारगेट 1670 1725 का, और अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो वो है 1580 रुपए का CDSL के लिए टारगेट स्टॉप लॉस। जो भी बताते हैं हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे प्रोड्यूसर साहब, फटाफट उसको ऑन एयर कर देते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें 285 के टारगेट, 264 रुपए का स्टॉप लॉस। आज SBI, BOB, PNB जो कि बड़े बैंक्स हैं सरकारी बैंकों में, आज आप वहाँ पर चौतरफा तेजी का माहौल देखेंगे। प्राइवेट बैंकों में भी हम देख रहे हैं कि फेडरल बैंक थोड़े छोटे साइज का बैंक है, लेकिन वहाँ पर लगातार अच्छा एक्शन है, और इसके अलावा HDFC बैंक के शेयर से भी सपोर्ट आज के सत्र में बाजार को अच्छा मिला हुआ है। अविनाश जी, एक बार राय आपसे रियल एस्टेट कंपनीज को लेकर भी चाहिए। रियल एस्टेट में हम देख रहे हैं कि अच्छी चीज़ ये है कि ब्याज दरें घटी तो थोड़ा मोमेंटम लौटा रियल एस्टेट में, और लेकिन दिक्कत ये कि ऊपरी स्तरों पर बार बार प्रॉफिट टेकिंग भी आ रही है, और ऐसी भी खबरें आ रही है कि बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जिनके पास इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा है। आप ज़रा बताइए सर कि क्या स्टडी है आपकी रियल एस्टेट को लेकर, और कोई अगर फेवरेट कंपनी अगर आपकी है 1 या 2, उसका भी नाम लीजिए सर टारगेट के साथ। नहीं, बिल्कुल। देखिए अभिषेक, मुझे लगता है कि आपको सिलेक्टिव रहना है रियल एस्टेट मार्केट में। देखिए एक इंटरेस्ट कट रेट का बेनिफिट तो सारे रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा, लेकिन जिनके पास ऑप्टिमम इन्वेंट्री है और ओवरस्ट्रेच इन्वेंट्री नहीं है, इन्हीं के लिए अच्छी बात है। बट ओवरऑल जो इन्वेंट्री का सेल हो रहा है, मेरे ख्याल से पहले क्वार्टर में रीजनेबली अच्छा ग्रोथ था, सेकंड क्वार्टर में भी अच्छा ग्रोथ हो रहा है, लेकिन ज्यादातर रियल एस्टेट के जो बड़े टाइम फ्रेम और अच्छे टाइम माने जाते हैं वो सेकंड हाफ होता है। तो अक्टूबर टू दिसंबर और जनवरी टू मार्च में हमको लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में अच्छा बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा। स्पेसिफिकली जो बड़े मेट्रोज में काम करते हैं, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली, दिल्ली हो गया, उसके बाद साउथ हो गया। तो मैं देख रहा था कि काफी कंपनियां जिन्होंने रियल एस्टेट के इनिशियल जो इनकी बिजनेस कमेंट्री दी है, वहां पे तो डेफिनेटली नंबर्स अच्छे। इनफैक्ट ब्रिगेड प्रॉपर्टीज का भी एक अच्छा
नंबर आया है। प्लस अगर आप अनंतराज की बात करें तो वहां पे भी इन्वेंट्री काफी अच्छी तरह से बिक रही है। बड़े प्लेयर्स में मुझे लगता है कि लोढ़ा जो बॉम्बे में काम करता है, उसके बाद ओबेरॉय रियल्टी है, यहाँ पे फोकस करना चाहिए। और हो सकता है कि शायद एक क्वार्टर के लिए ये स्टॉक्स ना चले, बट अगर आपका नजरिया 6-12 मंथ्स है तो मैं समझता हूँ कि इंटरेस्ट कट का बेनिफिट जरूर आएगा। नंबर्स में डेफिनेटली थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से एकुमुलेशन और कंसोलिडेशन इस सेक्टर में हो रहा है। बट ऐसा कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज नहीं है जिससे कि सेल में कोई आफत आ गए या कोई नेगेटिव सरप्राइज से सेल में रुकावट हो। अभी भी लोग रियल एस्टेट को एक अच्छा ऑल्टरनेटिव एसेट मानते हैं, और जिस प्रकार से पैसा इक्विटी में नहीं हो गया है लेकिन गोल्ड सिल्वर में हो गया है, तो काफी लोग थोड़ा एसेट स्विचिंग भी करेंगे। तो डेफिनेटली आई थिंक अगर आपका नजरिया थोड़ा सा 6-12 मंथ्स है तो रियल एस्टेट में आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और कहीं ना कहीं लोढ़ा रियल एस्टेट में जो बॉम्बे मार्केट को काफी अच्छे तरह से डोमिनेट करता है, उसके बाद अनंतराज जो दिल्ली एनसीआर मार्केट में काम करता है, प्लस इनकी जो डेटा सेंटर का जो बिजनेस है, मेरे ख्याल से काफी अच्छे नंबर्स आपको सेकंड हाफ में एक्सपेक्ट करने चाहिए। ठीक है, सेकंड हाफ में अच्छे नंबर आप उम्मीद करके चलिए। और पैसे सीमित हैं, थोड़ा इक्विटी से निकलेंगे गोल्ड में जाएंगे, गोल्ड से निकलेंगे रियल एस्टेट में जाएंगे, तो आप उम्मीद करके चलिए कि ये डिमांड बनी रहेगी। और जो मेट्रो फोकस जो कंपनीज है, स्पेशली दिल्ली एनसीआर और एमएमआर, आप उन कंपनीज पर ध्यान दीजिए। अनंतराज जो कि डेटा सेंटर का प्ले है, इस पर भी आप विचार करके चल सकते हैं। 6 से 12 महीने का आप समय आपको निवेश वाले नजरिया आपको रखना पड़ेगा इन शेयरों को लेकर। चलिए, एक और छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं और उनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ और इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग आइडियाज भी आपके लिए लेंगे, आपकी जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। मजबूती के बीच बाजार 25,946 के स्तर आज 26,000 के लेवल्स को भी निफ्टी ने टच बेस किया और वहां से वापस लौटा, और अभी मजबूती और तेजी का कन्वेक्शन जारी। इसी तरह की तस्वीर आप बैंक निफ्टी में भी पाएंगे अच्छे खासे एक्शन के साथ। लेकिन फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स में ये बढ़त क्यों है, एक बड़ा सवाल है। ड्यूरिंग द सेशन इटसेल्फ इंडिया विक्स में बड़े स्पाइक अप्स आए थे, इस वक्त भी स्पाइक है, करीब 3% के गेंस यहाँ पर फेयर इंडिकेटर में, लेकिन 11-12 के लेवल्स पर कंफर्ट जोन पर ही ये टिका हुआ। 58,053 के स्तर बैंक निफ्टी में नजर आ रहे हैं, और सेंसेक्स में भी करीब 550 अंकों की बढ़त के बीच कामकाज देखने को मिला है। लाइक्स ऑफ रिजल्ट बैक्ड एक्शन स्टॉक्स जैसे कि हम देख रहे हैं कोफोर्ज, यहाँ पर अच्छी खासी मजबूती, एब्सोल्युटली रिजल्ट का एक इम्पैक्ट आता हुआ। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कई सारे बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स भी जहाँ पर मजबूती है। अविनाश जी, एक टेक आपसे सीमेंट सेक्टर पर भी हम जानना चाहेंगे। एक तो सीजनलिटी फैक्टर का कोई असर इस बार सीमेंट पैक पर हुआ नहीं। सीमेंट की जब हम बात करें तो रिलेटेड प्ले रियल एस्टेट को भी टच बेस करना ही चाहिए, लेकिन अल्ट्राटेक, ग्रासिम, अंबुजा सीमेंट, लगभग लार्जर सीमेंट प्लेस हो या छोटी मजौली सीमेंट कंपनियां हो, मॉनसून के आसपास जो हर साल एक ट्रेंड होता है कि सीमेंट कंपनियों के प्रदर्शन में धीमापन होता है, वैसा इस बार नहीं हुआ। और आज के सत्र में भी अगर आप देखेंगे सीमेंट स्टॉक्स अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। रीसेंट चैनल चेक्स आपने भी पढ़े होंगे, कैसे देख रहे हैं इस सेक्टर की चाल को आप? नहीं मानसी, ये पॉइंट एकदम वैलिड है कि देखिए पहला क्वार्टर नॉर्मली एक ड्राई क्वार्टर होता है, और पोस्ट मानसून यानी अक्टूबर टू मार्च में आपको सीमेंट कंपनीज में पिकअप देखने को मिला है। बट इस बार मेरे ख्याल से वॉल्यूम ग्रोथ भी काफी अच्छा था, कंपनीज के नतीजे भी अच्छे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सीजनैलिटी का फैक्टर थोड़ा सा कम हो रहा है। और रही बात ग्राउंड लेवल के रिपोर्ट्स पे, तो देखिए प्राइसिंग सीमेंट कंपनीज के लिए काफी अच्छी हो रही है, क्योंकि जो सप्लाई प्रेशर है वो काफी धीमा हो चुका है। उसलिए बड़ी कंपनी जैसे अल्ट्राटेक है, अंबुजा सीमेंट्स है, साउथ में रैमको सीमेंट्स है, हेडलबर्ग सीमेंट है, ये मुझे लगता है कि आपको अक्टूबर टू दिसंबर के क्वार्टर में तो अच्छा काम करेंगे, बट इवन सेकंड क्वार्टर शुड बी रीजनेबली गुड। प्राइसिंग गेन्स काफी अच्छे हो चुके हैं, वॉल्यूम ग्रोथ भी ठीक ठाक है। तो जिस प्रकार का कैपेक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, प्लस कॉर्पोरेट कैपेक्स जो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, सीमेंट डेफिनेटली एक फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक होता है जो इसका बेनिफिट मिलता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर जीडीपी ग्रोथ 6-6.5% का भी अनुमान अगर आता है, तो कहीं ना कहीं इसका असर आपको सीमेंट के कंजम्पशन में देखने को मिलेगा। तो आई थिंक सीमेंट कैन बी अ गुड स्पेस टू पार्क मनी। इनिशियली मुझे लगता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं अल्ट्राटेक और अंबुजा सीमेंट, यहाँ पे मुझे लगता है कि ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ज्योग्राफिकली इनका रीच काफी अच्छा है।
इनकी कैपेसिटी भी बड़ी है और ऑब्वियसली बड़ी कैपेसिटी और रीच का बेनिफिट इनको इनके फाइनेंशियल्स में मिलता है। तो आई थिंक क्लियरली ये दोनों कंपनीज में थोड़ा-थोड़ा अगर कोई निवेश करना चाहे और कम से कम 1 साल भर का नजरिया रखे तो डेफिनेटली ये सेक्टर आने वाले 12 महीने में आउट परफॉर्मेंस दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो चलिए, मजबूती है यहाँ से फर्दर अपसाइड देखी जा रही है सीमेंट सेक्टर में। सुनील सर, गुड आफ्टरनून टू यू। मानसी दिस साइड, सीमेंट सेक्टर की ही तरह एक और सेक्टर है जहाँ पर अच्छा खासा एक्शन, और इनफैक्ट सीमेंट सेक्टर से तो कई ज़्यादा एक्शन हमने देखा है डिफेंस क्षेत्र में। और डिफेंस की जब बात करें, डिफेंस, शिप बिल्डिंग, स्पेस, दोनों को ही जोड़कर हम बात करते हैं। मौजूदा सरकार इस क्षेत्र की बेहतरी और विकास के लिए काफ़ी कुछ कर रही है और इसका प्रमाण हमने देखा ही है। आए दिन हम देखते हैं नए ऑर्डर विंस, स्वदेशीकरण, ये सारी चीज़ों पर और अवेयरनेस क्रिएट करने की लगातार यहाँ पर बात कही जा रही है। सेक्टर को इसका पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला है और अब गोल्डमैन सैक्स जैसे ब्रोकरेज हाउसेस भी डिफेंस सेक्टर पर अपने आउटलुक्स पेश कर रहे हैं जो कि पॉजिटिव हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस सेक्टर की चाल को? नहीं, मेरा बुलिश व्यू है। क्या है कि वैल्यूएशंस में ज़्यादातर वो दाम में ऑलरेडी ये फ्यूचर ग्रोथ जो है वो वैल्यूएशंस में है। तो अगर निवेश करना है तो 2 चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। 1 कि आप एक लंबी दिशा रखें, शॉर्ट टर्म में ना इन्वेस्ट करें। सो एटलीस्ट मेरे लिए 5 to 7 ईयर्स, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है और सीमेंट के ऑर्डर एग्जीक्यूशन भी वक्त लगते हैं। तो फर्स्ट चीज़ है, इसमें शॉर्ट टर्म आउटलुक ना ले, बट ग्रोथ स्टोरी बहुत स्ट्रांग है तो मीडियम टर्म। सेकंड बात है, जब आप निवेश करते हो ना तो क्या होता है, आज फोकस होता है ज्यादातर आपको पब्लिक सेक्टर डिफेंस करनी है, जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर की जो आर्म्स और एम्युनिशन और इन सब चीजों में उनका एक हाई मार्केट शेयर है और ऑर्डर बुक की गवर्नमेंट से उनकी मिल रही है। मगर ग्रोथ पोटेंशियल अगर देखें तो मेरे ख्याल में एक्सपोर्ट सेक्टर का ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें करीबन 5 साल में दुगना हमारे एक्सपोर्ट्स 20-22 हजार से 50 हजार तक ले जा सकती है एक्सपोर्ट्स को। और ये एक्सपोर्ट्स में चीज क्या है, ये ट्रेडिशनल वॉरफेयर की बात नहीं है, ये मॉडर्न डे वॉरफेयर, जैसे ड्रोन्स और यूएवीज, ऐसी चीजों में जहां पे हमने इंडो पाक की जो वॉर हुई थी वहां पे भी डोमेस्टिक कंपनीज के हाथ देखा था कि कैसे हमने आत्मनिर्भरता का उधर एडवांटेज उठाया। अब उसके कारण ना ही एशिया में, ब्राजील, साउथ अमेरिका में, बट इवन यूरोप में, क्योंकि नेटो अभी अपने आप डिफेंस को इंप्रूव कर रही है और ज्यादा बजट एलोकेशन कर रही है, तो इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी जो मॉडर्न डे वॉरफेयर में शामिल है उनके लिए एक्सपोर्ट की ग्रोथ में बहुत भयंकर देखता हूं। एंड गवर्नमेंट की ऑर्डर तो है ही। तो पोर्टफोलियो बनाने में आप डिफेंस इंडेक्स देखें तो ज्यादातर पीएसयू डोमिनेटेड है, तो खाली डिफेंस इंडेक्स के बेसिस पे आप ना इन्वेस्ट करें, बट एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो 15-20 कंपनीज की करें, जहां पे आप शायद आधा प्राइवेट सेक्टर की ओर ध्यान दें और आधा पब्लिक सेक्टर, जिनका एक नोन चीज है कि गवर्नमेंट के ऑर्डर मिलेंगे और ये सब मिलेंगे। तो ऐसे अगर बिल्ड करेंगे और लंबी अवधि की एक टाइम फ्रेम रखेंगे तो डेफिनेटली आपको ये प्रॉफिटेबल लग सकता है। और फाइनली, क्योंकि वैल्यूएशंस जैसे मैंने कहा थोड़ी रिच है, आप एक स्टैगर्ड तरीके से निवेश करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि जब किसी और सेक्टर में रुझान आती है तो प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर डिफेंस में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि स्टैगर्ड अप्रोच इज अ बेटर अप्रोच। एब्सोल्युटली। सुनील सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और मार्केट पर आपकी एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। और चलिए, 3 तो बज चुके हैं, तो मार्केट एट 3 का भी वक्त हो गया। हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं मार्केट एट 3 लेकर। आनंद, गुड आफ्टरनून। बताइए कौन सी खबरें हैं आज आपके फोकस रेडार पर? जी हाँ मानसी, गुड आफ्टरनून। आज 3 बजे तक के बाजार की तरफ देखिए, अच्छा कारोबार करता नज़र आ रहा है, बाजार तेज़ी दिख रही है बाजार में, और सरकारी बैंकों का जो खेमा है उसमें ख़रीदारी दिख रही है। बैंक ऑफ इंडिया को देखिए, कैनरा बैंक देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन तीनों शेयरों में करीब 2.5 से 4% की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा वॉल्यूम की बात करें तो हैटसन एग्रो का शेयर देखिए 20% का अपर सर्किट है, शेयर में नतीजे अच्छे आए हैं और औसत से काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। वहीं आरआर काबिल की बात करें तो शेयर में करीब 6% की तेज़ी दिख रही है और औसत से करीब 50 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। फर्स्ट सोर्स की बात करें तो 8% ऊपर कारोबार करता नज़र आ रहा है शेयर और औसत से यहाँ भी 12 गुना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है।
खबरों की बात करें तो एम्फेसिस पर खबर आई है, कंपनी ने AI प्लेटफॉर्म नियो IP लॉन्च किया है और ये जो प्लेटफॉर्म है इंटरप्राइज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जिसके चलते 2.5% के आसपास की आज शेयर में तेज़ी देखने को मिल रही है। कुछ कंपनियों के नतीजे भी आ रहे हैं। चेन्नई पेट्रो के नतीजों की बात करें तो कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, अच्छा खासा मुनाफा हुआ है कंपनी को, 57 करोड़ घाटे के मुकाबले अब 732 करोड़ के मुनाफे में आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। साथ ही साथ आय जो है वो 14,000 करोड़ से बढ़कर 16,000 करोड़ के पार पहुंच गई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। हालांकि शेयर में आज ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करेंगे। कोफोर्ज पर नुवामा की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य जो है उसे बढ़ा दिया है। लक्ष्य 2,000 से बढ़ाकर 2,250 रुपए दिया है। हमने देखा था कि कंपनी के नतीजे काफ़ी अच्छे आए थे जिसके चलते शेयर में करीब 4 से 5% की तेज़ी आज देखने को मिल रही है। तो 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सभी शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आनंद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट एट 3 का ये सारा एक्शन हमें बताने के लिए। चलिए ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार BTST STPT ट्रेड्स और साथ ही इवेंट्स ट्रिगर्स आपके सामने रखेंगे, आप बने रहें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में। तो देखिए मार्केट में ज़बरदस्त एक्शन बरकरार है और कई सारे काउंटर्स, स्टॉक्स और सेक्टर्स जो है उनमें जोश दिख रहा है और हम लगातार हमारे एक्सपर्ट से जानने की कोशिश कर रहे हैं कहां पर हैं आपके लिए मौके। हमारे साथ अविनाश गोरक्षकर और श्रीकांत चौहान दोनों ही मौजूद हैं। और श्रीकांत, आपके पास आना चाहेंगे एक राय के लिए ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ पे। आप देखिए कई दिनों के बाद ये काउंटर मोमेंटम में आया है और अब ऐसा मोमेंटम में आया है कि लग रहा है कि कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दे रहा है। तो श्रीकांत, सवाल यही है कि इस ब्रेकआउट में पार्टिसिपेट करना है या नहीं? क्या आप इसे ब्रेकआउट के तौर पे देख रहे हैं या फिर अभी थोड़ा वेट एंड वॉच मोड अपनाएंगे? अगर हम 6 महीने का चार्ट पुल कर पाए तो फिर तस्वीर थोड़ी ज़्यादा क्लियर होती हुई दिखेगी कि कई बार स्टॉक ने 2900 को लेवल पार करने की कोशिश ज़रूर की है। श्रीकांत। बिल्कुल, तो देखिए सृष्टि जी, अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखें तो इसमें जैसे आपने कहा वैसे पिछले 6 महीने से एक अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है और उस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट पॉइंट पे भी ये स्टॉक आ चुका है। तो विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू अगर इसे खरीदना है तो मुझे लगता है कि वो एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी अभी चल चुका है। 2850 के करीब था, 2925 के करीब आ चुका है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर मध्यम अवधि का अगर नज़रिया हो तो मुझे लगता है ये स्टॉक कम से कम 3050 से लेकर 3250 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। एक अच्छे ब्रेकआउट पे जब स्टॉक आ जाता है तो एक उसमें लॉन्ग टर्म चलने की पॉसिबिलिटी होती है, वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो करंट लेवल से हमारी राय यही रहेगी कि अगर कोई करेक्शन अगर आता है तो इसे खरीदे और अगर लंबी अवधि का नजरिया हो तो करंट लेवल से भी खरीदे। फाइनल स्टॉप लॉस हमें 2800 रुपये का रखना पड़ेगा। चलिए, तो अभी ब्रेकआउट दिखा तो है बट हड़बड़ी ना करें ग्रासिम में एंटर करने के लिए, इसको रेडार पे ज़रूर रखेंगे। इस बीच कई सारे नतीजे आ रहे हैं। अब SRF की अर्निंग्स पर आप फोकस करिए, आपकी स्क्रीन के नीचे दिए गए अर्निंग्स, जहां पर इस बार इनकी आय जो है 3,424 करोड़ से बढ़कर 3,600 करोड़ के भी पार निकली है। आय में बढ़त तो है बट आपको ये भी बता दें कि जो मार्केट की उम्मीदें थी वो 3,880 के आसपास की थी, तो उससे कमज़ोर रहे हैं नतीजे। मुनाफे की बात करें 2001 से बढ़कर 3,090 करोड़ के आसपास आया है और यहाँ पर भी जो उम्मीद मैं देख पा रही हूँ, मार्केट कहीं ना कहीं 430 करोड़ की उम्मीद लगा के चल रहा था, तो वहाँ पर भी 30 करोड़ तक का जो है निराशा हाथ लगी है। कमज़ोर नतीजे कहीं ना कहीं उम्मीद से कम एटलीस्ट आय और मुनाफा आते हुए दिखा है। ऑपरेशनली भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनी के EBITDA और मार्जिन्स किस तरीके से पैन आउट होते हैं। श्रीकांत, वो नंबर्स जो हैं हमारी टीम जल्दी फ्लैश करेगी बट उससे पहले एक बार चार्ट चेक दे दीजिए, क्योंकि नतीजों के ठीक बाद स्टॉक 2% की गिरावट दिखा रहा है। तो बिल्कुल देखिए, अगर SRF की बात करें तो एक रेंज के अंदर ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। हायर लेवल्स पे काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस है, 3050 3075 के रेंज में हमें लगता है कि इसमें एक बड़ा रेजिस्टेंस है। तो जब तक ये स्टॉक 3100 के लेवल्स को क्रॉस ना करे तब तक मुझे लगता है 3100 और 2950 के रेंज में ये ट्रेड करते हुए नजर आएगा। तो कोई भी करेक्शन अगर आता हो 2900 950 के करीब अगर आता हो तो बिल्कुल इसे खरीदना चाहिए, लेकिन करंट लेवल से इसे अवॉइड करें।
तो करंट लेवल से इसको अवॉइड करना है। और ऑपरेशनली भी हम आपको बता रहे थे कि EBITDA के नंबर्स आना बाकी हैं, वहाँ पर भी निराशा हाथ लगी है क्योंकि EBITDA भी जो है उम्मीद से कमज़ोर आते हुए दिखा है। 700 करोड़ के आसपास कंपनी का EBITDA रहा है, जहाँ पर 820 करोड़ के भी ऊपर जो है 774 करोड़ कंपनी का इस बार EBITDA रहा है, जबकि उम्मीद 800 से भी ज़्यादा की थी। तो तमाम पैमानों पर आप देखिए SRF के नंबर्स उम्मीद से कम और स्टॉक पे एक लाइकली रिएक्शन, अभी फिलहाल बचकर चलने की सलाह है। पर चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक, आप कहीं मत जाएगा, हम जल्द लौटेंगे और ढेर सारी ट्रेडिंग कॉल्स हमारे एक्सपर्ट लेकर आएंगे। अच्छी क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं और निफ्टी अपने गेंस को अच्छे से होल्ड कर रहा है। करीब 250 अंकों की तेजी है और निफ्टी बैंक की बात करें तो जो तेजी है वो 400 अंकों से भी ज्यादा की है। 58,100 के ऊपर फिर से निकल गया है निफ्टी बैंक, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई से जो दूरी है वो है करीब 450 अंकों के आसपास की। 58,100 तो आ गया है, 58,577 ये है रिकॉर्ड लेवल। और आज सिर्फ 3 शेयर निफ्टी में ऐसे हैं जहां पर 1% से ज्यादा की गिरावट है, और वो है इन्फोसिस, BL और कोटक बैंक। कोटक बैंक हम देख रहे हैं कि नंबर से चलते ये गिर रहा है। BL में ऊपरी स्तर पर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। इस हफ्ते BL के नतीजे भी आ जाएंगे तो इस पर हमारी नजर रहने वाली है। लेकिन श्रीकांत जी बताइए, अच्छा माहौल और ट्रेडर्स एंजॉय कर रहे हैं, डिप्स आ रहे हैं तो उससे घबरा नहीं रहे, बड़ी अच्छी चीज ये दिख रही है। आप जरा बताइए कि BTST STBT करना कहां पर है? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि PSU बैंक्स में अच्छी खासी तेजी बनी है और ये तेजी और कंटिन्यू हो सकती है। तो करंट लेवल से कैनरा बैंक, ये एक हमें स्टॉक अच्छा लग रहा है। हमने बैंक ऑफ बड़ौदा की भी बात की थी, अभी हमें कैनरा बैंक भी अच्छा लग रहा है। पिछले 10-15 दिनों से अगर देखें तो एक कंसोलिडेशन में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और अभी जब इसमें ब्रेकआउट जैसा फॉर्मेशन बना है तो यहाँ से अगर इसमें तेजी बनती है तो स्टॉक कम से कम 135 से लेकर 137 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो 135, 137 के टारगेट्स के लिए करंट लेवल से खरीदे, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 124 रुपए का। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि इसके अलावा कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में भी हमें लगता है कि तेजी और बनेगी क्योंकि मार्केट में ओवरऑल तेजी बनी है। तो अभिषेक जी, अगर यहाँ पे BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है, जो 2513, 2515 के करीब ट्रेड कर रहा है। तेजी बनती है तो ये स्टॉक वापस से 2600, 2650 तक के लेवल्स दिखा सकता है। 2600 के टारगेट्स के लिए करंट लेवल से इसे खरीदे और टारगेट्स जो स्टॉप लॉस हमें रखना है वो हम रखेंगे 2475 का। तो BSE और कैनरा बैंक, ये 2 स्टॉक करंट लेवल से BTST के बेसिस पे खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, एक B लीटर वाला शेयर और एक C लीटर वाला शेयर, BSE और कैनरा बैंक, ये हैं रडार पर। और टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों के दोनों शेयरों के हम आपकी स्क्रीन पर फटाफट आ गए हैं। अविनाश जी, एक राय आपसे ना स्टेट बैंक के शेयर पर चाहिए, क्योंकि आज स्टेट बैंक ने नया हाई बनाया है और बिल्कुल उस हाई पर ही अभी कारोबार भी कर रहा है। करीब 2% के आसपास की तेजी है। अच्छा ठीक है, इस पर एक हम राय लेंगे SBI के शेयर पर। अच्छा श्रीकांत जी, आप ही राय दीजिए, क्योंकि SBI नए हाइज पर है और वहां पर टिक भी रहा है। एक खबर भी आई थी SBI को लेकर कि अगले 5 महीने में करीब 3,500 ऑफिसर्स की भर्ती करने जा रहे हैं ऊपरी पदों पर, ग्रोथ को ड्राइव करने के लिए। SBI को लेकर आप कितने बुलिश हैं? और 1,000 रुपए टारगेट मान लीजिए, अगर कोई यहां से 6 महीने में लेके चले, क्या अचीव हो जाएंगे? बिल्कुल, तो अभिषेक जी बिल्कुल हमें लगता है कि ये स्टॉक 1,000 रुपए के लेवल्स के करीब जा सकता है। हमारे जो फंडामेंटल टारगेट्स है वो भी तकरीबन 1,000 के करीब के ही है। और अगर मैं टेक्निकली देखूं तो ये स्टॉक मुझे लगता है कि सबसे पहले 960-70 के लेवल्स को छू सकता है काफी इजीली, क्योंकि एक काफी अच्छा मोमेंटम इसमें बना हुआ है। और पूरे PSU बैंक्स की अगर आप चाल को नजर करते हो तो वहां पे एक रैली दिखती है, उसके बाद कंसोलिडेशन दिखता है और उसके बाद वापस एक रैली आती है। तो बाकी सब स्टॉक्स में अभी ये ट्रेंड बना हुआ है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है कि एक अनइंटरप्टेड रनअप में वो कन्वर्ट होता है। तो इसमें माइनर करेक्शन आएंगे, शैलो करेक्शन आएंगे, लेकिन ये स्टॉक चलते रहेगा। तो करंट लेवल से भी हमें लगता है कि स्टेट बैंक को खरीदे, स्टॉप लॉस रखे 910 रुपए का, टारगेट्स रखे 950, 960 के। 50-960 के इमीडिएट टारगेट SBI के शेयर में बन जाएंगे। 924 डे हाई पर क्लोजिंग देने की तरफ बढ़ रहा है SBI का शेयर। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम क्लोजिंग की तैयारी भी करेंगे और
जाते जाते आपके लिए आकर्षक मौके कहां पर बनेंगे उसकी बातचीत भी करेंगे। श्रीकांत जी हमारे साथ बने हुए हैं, आप भी कहीं जाएगा नहीं। In association with SBI. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में। देखिए अब कुछ चंद ही मिनट रह गए हैं बाजार की क्लोजिंग होने में, और उससे पहले एक बार फिर से तेजी का रुख पकड़ता हुआ बाजार निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट डे हाई पे आता हुआ लगभग 450 अंकों की तेजी, और निफ्टी 50 भी लगभग 180 अंकों की तेजी फिलहाल दिखा रहा है। तो आज क्लोजिंग की तैयारी तो काफ़ी अच्छी होती हुई दिख रही है। काफ़ी अच्छे मूव्स आज पूरे ही दिन हमने बाजारों में देखे हैं। पर श्रीकांत जी, आज इस पूरे मूव में एक स्टॉक जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया है वो डिफेंस पैक से HAL है। एक बार इस पे आपसे राय लेना चाहेंगे, क्योंकि मैं देख पा रही हूं कि डे लो पर ये क्लोज कर रहा है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा चार्ट स्ट्रक्चर भी वीक है। बट आपकी क्या रीडिंग है श्रीकांत जी इस पे? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि इसमें जो एक करेक्शन है वो थोड़ा वैसे देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब मार्केट में रैली होती है तो डिफेंस स्टॉक्स में तेजी आती है, और डिफेंस स्टॉक्स भी, डिफेंस सेक्टर भी इस पर्टिकुलर रैली में मोस्ट ऑफ द टाइम रैली में पार्टिसिपेट करता है। बट इस बार करेक्शन हमें देखने मिल रहा है। बट मुझे लगता है कि ये करेक्शन जो है वो एक करेक्टिव पैटर्न ही है और कोई बड़ा सेल ऑफ उसमें ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है। तो हमें लगता है ये जो करेक्शन है थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है। अभी ये प्राइस चल रही है 4750 के करीब। मुझे लगता है कि अगर करेक्शन अगर होता है तो ये स्टॉक शायद 4650 के करीब आ सकता है। तो और 2-3% का करेक्शन आ सकता है स्टॉक में, लेकिन उसके बाद हमें लगता है कि वापस वहाँ पे हमें लॉन्ग की पोजीशंस बनानी चाहिए। हमें लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा और वक्त निकालेगा बिटवीन 4600 एंड 5000। तो करंट लेवल से कोई भी करेक्शन अगर आता है 1-2 दिन में तो बिल्कुल उसे एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर गोइंग लॉन्ग करके कंसिडर करना चाहिए और कुछ लॉन्ग के ट्रेड्स बनाए जा सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए HAL यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप अपना सकते हैं। थोड़ा सा वीक तो ज़रूर हो रहा है ये काउंटर, बट इसी के साथ साथ कुछ एक OMC बास्केट्स आज हमने सुबह भी इन पे चर्चा की थी, और उसके बाद ये सभी काउंटर्स ने एक तेज़ी भी दिखाई, चाहे वो HPCL हो, BPCL हो या फिर IOC, इन सभी में लगभग देखिए 3 से 4% की तेज़ी है। श्रीकांत जी, जाते आते कोई यहाँ पर BTST आइडिया? तो देखिए ये पर्टिकुलर स्पेस में जो रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है वो है HPCL। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। 450-55 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक बड़ी रैली के बाद का एक करेक्टिव पैटर्न था, एक पेनेंट फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं वैसे फॉर्मेशन इसमें बना हुआ है। और अगर इसमें से तेज़ी बनती है तो ये स्टॉक वापस से एक बार 465 से लेकर 470 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो BTST के बेसिस पे 453-454 के करीब HPCL को खरीदे, 449 का स्टॉप लॉस रखे और 465 के टारगेट्स रखे। चलिए, HPCL इन सभी में स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, इसमें कोई दो राहें नहीं। और आज भी आप देखिए 3.5% की तेजी ये काउंटर दिखा रहा है। देखते हैं कल किस तरीके का एक्शन इनमें आता है। पर चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। श्रीकांत जी, उससे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और ढेर सारे काउंटर्स पर हमसे चर्चा की। पर मार्केट्स की आज जो है एक अच्छी क्लोजिंग हम होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि आज जब शुरुआत हुई थी, जी हाँ, गिफ्ट निफ्टी 100 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहा था, बट फ्राइडे के एक्शन को देखकर उस पर भरोसा कर पाना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर था। पर पूरे दिन के दौरान जो है हमने देखा एक अच्छा पार्टिसिपेशन, और इस पार्टिसिपेशन में बढ़ चढ़ के पार्ट लिया हैवी वेट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, HDFC बैंक ने, भारतीय एयरटेल ने और SBI लाइफ आज सुबह से ही बना रहा निफ्टी का टॉप गेनर। अच्छे नतीजों के दम पर SBI लाइफ का अच्छा रिएक्शन था, तो वहीं SBI कार्ड्स में लगभग 3-3.5% की कमजोरी थी निराशाजनक नतीजों के चल पे। बट इसी सेम ग्रुप से आप देखेंगे तो SBI भी लगभग 2.5% की तेजी दिखा रहा था। बट ना ही सिर्फ SBI, पूरे सरकारी बैंकिंग खेमे में आज जो है काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन था। कैनरा बैंक पे हमारे एक्सपर्ट की कॉल थी। इसी के साथ बैंक ऑफ इंडिया देखिए 5-5.5% की तेज़ी, BOB लगभग 4% मजबूत, कैनरा बैंक आपको बताया ये भी 4% मजबूत। PSU बैंक के अलावा आज अच्छा दिन रहा OMC बास्केट का, वहाँ पर एक अच्छा एक्शन था।
और साथ ही पीवी फिनटेक जैसे काउंटर्स में भी 4-4.5% की तेजी थी। इसके अलावा मेटल्स में थोड़ी बहुत चमक बरकरार थी और टेलीकॉम स्पेस में से वोडाफोन आइडिया के लिए बड़ा दिन था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अब सेंटर को ये बोल दिया है कि आप इस पे निर्णय लीजिए जो भी एडिशनल एजीआर ड्यूज हैं। और इसी के साथ भारती एयरटेल में भी आज हम एक्शन देख पा रहे थे। आप देखेंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक, बीईएल, इन्फोसिस, ये कुछ तमाम काउंटर्स जरूर थे जिनमें आज थोड़ी सी बिकवाली जरूर थी और एसआरएफ भी नतीजों के दम पर पिटता हुआ नजर आया। तो भारतीय बाजारों के लिए आज रहा अच्छा दिन। अब देखते हैं कल जब होगी ऑप्शंस की एक्सपायरी और ये पूरे हफ्ते जो ढेर सारी बैंकों की बैठक है उसमें क्या आउटकम रहता है, कहीं ना कहीं वो डिसाइड करेगा बैंक की चाल पर। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप कहीं मत जाइएगा, मार्केट से जुड़ा पूरा एक्शन ईटी ना स्वदेश पे ऐसे ही बरकरार रहेगा।